बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। बड़ा बादशाहगर हसन अली एक रोज अपनी रिहाइश गाह में बैठा हुआ था कि छोटा बादशाहगर हुसैन अली उसके पास आया। उस वक्त हसन अली गहरी सोचों में डूबा हुआ था। उसकी ये हालत देखते हुए हुसैन अली उसके सामने बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर हुसैन अली बड़े बादशाहगर हसन अली को मुखातिब करके कहने लगा, भाई मैं आपके पास एक अच्छी तजवीज लेकर आया हूं। बड़े बादशाहगर ने छोटे बादशाहगर की तरफ गौर से देखा, फिर पूछा, कैसी तजवीज? हुसैन अली कहने लगा, भाई मैं अमीन खान को ज्यादा अरसा वजीर के मनसब पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमीन खान हमारे बदतरीन दुश्मनों में सरे फहरिस्त है, और ये कैसे मुमकिन है कि जो शख्स हमारा बदतरीन दुश्मन हो वो हमारे ही दौरे हुकूमत में ममलुकत का वजीर बना रहे। इससे तो ये साबित होता है कि मोहम्मद शाह हमारे मातहत नहीं, बल्कि हम दोनों भाई मोहम्मद शाह और अमीन खान के मातहत हैं। मैं चाहता हूं कि इस अमीन खान का खुफिया हाथों के जरिए फौरन खात्मा कर दिया जाए, और हिंदुस्तान का वजीर बनाने के लिए मैंने एक शख्स का इंतखाब भी कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि वो वजीर के मनसब पर फाइज होने के बाद वही कुछ करेगा जो हम चाहेंगे। हसन अली ने इस्तफहामिया से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया, तुमने किस शख्स का इंतखाब कर लिया है? हुसैन अली कहने लगा, भाई मेरी ख्वाहिश है कि चंद दिनों के अंदर अंदर अमीन खान का खात्मा करके इनायतुल्लाह खान कश्मीरी को वजीर का मनसब अता कर दिया जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो वही कुछ करेगा जो हम चाहेंगे। हुसैन अली जब खामोश हुआ तो इस बार हसन अली इंतहाई बरहमी और गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, हुसैन अली अपनी जान की खैर मनाओ, हालात हमारे खिलाफ पलटा खा रहे हैं। तुम्हें अमीन खान को रास्ते से हटाने की पड़ी है। कुछ लोग हम दोनों को राह से हटाने की इब्तदा कर चुके हैं। अगर तुम थोड़ी देर ना आते तो मैं खुद तुम्हारे पास आता। तुम्हारी आमद से थोड़ी देर पहले दक्कन की तरफ से एक कासिद आया है। वहां एक खूनी इंकलाब और तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। हुसैन अली निजामुल मुल्क दक्कन में बजाहिर गोशागिरी इख्तियार किए हुए था, लेकिन गोशागिरी के भेस में उसने अपनी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा कर लिया था, और जब उसने अंदाजा लगाया कि अब उसकी अस्करी ताकत मुस्तहकम हो गई है, तब वो हरकत में आया। उसने खानदेश में जो हमारा लश्कर था उसे मौत के घाट उतारा। फिर बुरहानपुर की तरफ गया, वहां सफदर अली से टकराया। उस लश्कर का भी खात्मा करके सफदर अली को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने बालापुर का रुख किया। बालापुर के शहर और गिरदो नवाह में हमारे जिस कदर हिमायती थे वो निजामुल मुल्क के साथ जंग में काम आ चुके हैं, और वहां हमारा सालार आलम अली भी मौत के घाट उतार दिया गया है। अब दक्कन का इलाका हमारी मिल्कियत नहीं रहा, बल्कि वहां अब निजामुल मुल्क हुकूमत कर रहा है। उसने हमारे सारे शहरों पर कब्जा कर लिया है, हमारी सारी कुव्वत को तबाहो बर्बाद करके रख दिया है, और अगर हमने उसका कोई सद्दे बाब ना किया तो याद रखना निजामुल मुल्क ऐसी ताकत और कुव्वत पकड़ेगा कि कोई भी उसे दहली में दाखिल होने से रोक ना सकेगा। हुसैन अली ये बात अपने जहन में बिठा कर रखो, निजामुल मुल्क अमीन खान का भतीजा है। अगर इस मौके पर हमने अमीन खान को ठिकाने लगाने की कोशिश की तो निजामुल मुल्क हमें वहां पहुंचाएगा जहां से हमारी हवा भी नहीं आएगी। मैं चाहता हूं निजामुल मुल्क के साथ हमारा टकराव ना हो, इसलिए मेरा अपना अंदाजा है कि वो अब ऐसी ताकत और कुव्वत पकड़ चुका है जिसे जेर करना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। मैं चाहता हूं उसके साथ मुसालहत का कोई रास्ता निकाला जाए जिसके तहत वो दक्कन ही में रहे, इधर ना आए, और हम मोहम्मद शाह को अपने इशारों पर नचाते हुए पहले की तरह मनमानी करते रहे। हसन अली के उस इंकशाफ पर हुसैन अली दंग रह गया था। चेहरे पर परेशानियां, आंखों में हैरत की लहरें रक्स करने लगी थी। बौखलाई हुई सी आवाज में कहने लगा, भाई अब हमें क्या करना चाहिए? हसन अली तफक्कुरात भरी आवाज में कहने लगा, तुम्हारी आमद से पहले मैं इसी मौजू के मुतालिक सोच रहा था। फिर निजामुल मुल्क से निमटने के मुतालिक मैंने अभी कोई लाहे अमल तय नहीं किया। मैं चाहता हूं चंद रोज बाद अपने सारे साथियों, अपने सारे हिमायतियों का एक इजलास तलब कर लिया जाए। उसके बाद फैसला किया जाए कि निजामुल मुल्क से कैसे निमटना चाहिए। हुसैन अली ने हसन अली की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर दोनों भाई उस कमरे से बाहर निकल गए थे। फेरोज मिर्जा, तकदीस खानम, करा खातून, माहुल मुल्क, इबादुद्दीन और शरफुद्दीन सब अपने दीवान खाने में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि दीवान खाने में बिशन देवी, गोहरारा
और पार्वती तीनों माँ बेटियां दाखिल हुई थी। तीनों के चेहरे बताते थे कि वो बेहद खुश और मुतमईन थी। आगे बढ़कर तीनों खाली नशिस्तों पर बैठ गई। उस मौके पर गुफ्तगू का आगाज बिशन देवी ने किया। बारी बारी करा खातून और तकदीस खानम दोनों बहनों की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं आज आप सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ, जिसे खुशखबरी भी कह सकते हैं। कबल इसके कि बिशन देवी के उन अल्फाज का कोई जवाब देता, ऐन उसी लम्हे दीवान खाने के दरवाजे पर मोहम्मद अमीन खान नमूदार हुआ था और वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैंने अपनी बहन बिशन देवी के अल्फाज सुन लिए हैं। अगर ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आई है तो मैं भी आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। सारे अफराद पहले ही बिशन देवी के अल्फाज से खुश हो रहे थे। अब मोहम्मद अमीन खान के उन अल्फाज ने उनकी खुशियों और मुसर्रतों में और इजाफा कर दिया था। अमीन खान आगे बढ़ा और अपने बेटे फैरोज मिर्जा के पास हो बैठा था। उस मौके पर मेहरुन्निसा शायद अपने कमरे में थी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दीवान खाने में आकर बैठ गई थी। फिर अपने शोहर अमीन खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैंने आपकी आवाज सुन ली है। आप किसी खुशखबरी की बात कर रहे थे। कहे कैसी खुशखबरी है? जवाब में अमीन खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक अच्छी खबर हमारी बहन बिशन देवी भी लेकर आई है। पहले हम इसकी खबर सुनेंगे, इसके बाद मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो कहूंगा। जवाब में बिशन देवी मुस्कुराई और कहने लगी, जो अच्छी खबर मैं लेकर आई हूँ वो ये है कि जिस वक्त माहुल मुल्क करा खातून और तकदीस खानम ने गोहर आरा के लिए इबादुद्दीन और मेरी बेटी पार्वती के लिए शहाबुद्दीन का रिश्ता तय किया था, मैंने अपनी तरफ से उसी वक्त हाँ कह दी थी, इसलिए कि यह आखिरी फैसला था। ताहम उस रोज मैंने अपना एक कासिद अपने शोहर की तरफ जोधपुर की तरफ रवाना कर दिया था, उसे उस सूरत हाल से आगाह किया था। अब वो कासिद वापिस आया है और मेरे शोहर अजीत सिंह ने इन दोनों रिश्तों पर अपनी खुशी और रजामंदी का इजहार किया है। यहाँ तक कहने के बाद बिशन देवी रुकी, फिर कहने लगी, अगर मेरा शोहर अजीत सिंह इन रिश्तों के लिए राजी ना भी होता तब भी ये रिश्ते होते और हमारी तरफ से पक्के थे। अजीत सिंह बेशक मेरा पति है, लेकिन उसके कामों, उसके इरादों और अज़ाइम में पुख्तगी नहीं है। अगर कोई फैसला करता है तो उस फैसले को बदल देने में देर भी नहीं लगाता। फिर ये भी नहीं सोचता कि जो कदम वो उठाने लगा है उसमें उसकी और उसके अहले खाना की भलाई बेहतरी भी है कि नहीं। आज मैं आप लोगों पर यह भी इंकशाफ करूं कि मेरी बेटी गोहर आरा अपने पिता को पसंद नहीं करती। इसी बिना पर इसने अपने शोहर फरुख सियर के मारे जाने के बाद जोधपुर का रुख नहीं किया, यही रिहाइश इख्तियार कर ली। इसका ख्याल है कि फरुख सियर के कत्ल में मेरा शोहर अजीत सिंह बराबर का शरीक है। जहां तक मेरी बेटी पार्वती का ताल्लुक है तो ये भी अब जोधपुर नहीं रहना चाहती। इसके भी ख्यालात अपने बाप से मुतालिक अपनी बहन गोहर आरा जैसे हैं। इसी बिना पर जोधपुर वापस नहीं जाना चाहती और मैं आप पर इंकिशाफ करूं कि इन दोनों बहनों की शादियां यही दिल्ली में होंगी। इनकी शादी में मेरा पति शिरकत करे या ना करे, लेकिन ये शादियां यही होंगी और जरूर होंगी। यहाँ तक कहने के बाद बिशन देवी जब खामोश हुई तो उसके उन अल्फाज के जवाब में अमीन खान कुछ कहना चाहता था कि उससे पहले ही उसकी बीवी मेहरुन्निसा बोल उठी, बिशन देवी मेरी बेटी, ऐसी बातें करके तूने हमारा दिल खुश कर दिया है। फिर मेहरुन्निसा ने अपने पोते इबादुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, इबादुद्दीन, आज से गोहर आरा तुम्हारी अमानत है। तुम दोनों इकट्ठे उठ बैठ सकते हो, अपने मुस्तकबिल के मुतालिक गुफ्तगू कर सकते हो। और फिर मैं इस मौके पर तुमसे ये भी कहूंगी कि तुम गोहर आरा की जरूरियात का भी ख्याल रखो। गाहे बगाहे इनके पास हवेली जाओ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो इसे पहुंचाओ। उस मौके पर जहां इबादुद्दीन की गर्दन झुकी हुई थी वहां गोहर आरा की भी गर्दन झुकी हुई थी। वो बुरी तरह शर्मा रही थी। यहाँ तक कहने के बाद मेहरुन्निसा कुछ देर तक पुरशौक अंदाज में राजकुमारी पार्वती की तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, पार्वती मेरी बेटी, तू सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है कि तुझे शहाबुद्दीन जीवन साथी के तौर पर मिल रहा है। मेरी बच्ची, वो इस खानदान, इस हवेली का एक गोहर है और मेरा दिल कहता है कि इंशाअल्लाह ताला उसका मुस्तकबिल भी गोहर ही की तरह चमकेगा। बेटी, वो इस वक्त यहाँ नहीं है, वरना मैं उसे भी तेरे सामने कहती कि वो तेरे साथ उठ बैठ सकता है, तेरी जरूरियात का ख्याल रख सकता है। मेहरुन्निसा के उन अल्फाज पर सारे ही खुशी का इजहार कर रहे थे। यहाँ तक कि अमीन खान बोल उठा, अगर आप लोगों की गुफ्तगू खत्म हो चुकी है तो फिर मैं आप सब लोगों के लिए इससे भी अच्छी खबर कहूँ। अमीन खान के उन अल्फाज पर सब चौंकने और जुस्तजू भरे अंदाज में उसकी तरफ देखने लगे थे। यहाँ तक कि अमीन खान बोल उठा, जो अच्छी खबर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो ये है कि दक्कन में मेरा भतीजा निजामुल मुल्क हरकत में आ चुका है। शहाबुद्दीन और कावर्द खान उसके पास पहुंच चुके हैं।
उसके बाजू की हैसियत से काम कर रहे हैं। निजामुल मुल्क, मीर मन्नू, हैदर बेग, शहाबुद्दीन और कावर्द खान एक लश्कर के साथ आंधी और तूफान की तरह हरकत में आए और छोटे बादशाहगर हुसैन अली के इलाकों पर हमलावर हुए। हुसैन अली उन इलाकों का हाकिम है, लेकिन अपनी तरफ से नायब मुकर्रर करके साजिशों के मुरक्कबात तैयार करने के लिए दिल्ली में उसने कयाम कर रखा है। अब जो खबरें मेरे पास पहुंची है उनके मुताबिक निजामुल मुल्क ने बुरहानपुर, खानदेश और बालापुर पर कब्जा कर लिया है। वहां बादशाहगरों के 3 बड़े बड़े सालार थे, उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और अब मेरे खुदावंद ने चाहा तो निजामुल मुल्क अनकरीब अपने लश्कर के साथ दिल्ली का रुख करेगा। फिर मैं देखूंगा कि इन बादशाहगरों की बादशाहगरी कब तक चलती है और ये कब तक कत्लो गारतगरी, खून रेजी और खूनख्वारी का खेल खेलते हैं। अमीन खान यहाँ तक कहते कहते रुक गया। इस दौरान सारे आपस में सरगोशियां करते हुए बेपनाह खुशी और मुसर्रत का इजहार कर रहे थे। यहाँ तक के कमरे में अमीन खान की आवाज फिर सुनाई दी। वो कह रहा था, पार्वती मेरी बेटी, जो गुफ्तगू मैंने की है इसमें सबसे ज्यादा तुम्हारी खुशी पिन्हा है। बेटी, अब हमारे हाथ तू शहाबुद्दीन की अमानत है। बुरहानपुर के नवाह में जो बादशाहगरों के सिपे सालार सफदर अली और निजामुल मुल्क के दरमियान टकराव हुआ, उस टकराव के दौरान शहाबुद्दीन ने बेहतरीन कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। उसने कमंद फेंक कर सफदर अली को जिंदा गिरफ्तार कर लिया था और उसे घसीटता हुआ अपने लश्कर के पिछले हिस्से में ले गया था। उसे वहां अपने कुछ लश्करियों के हवाले करके उसने फिर जंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। बाद में उसने सफदर अली से अपने भाई मुज्तबा खान, अपने बाप, चचा और चची के कातिलों से मुतालिक भी दरियाफ्त किया और उससे बहुत कुछ जानने के बाद उसकी गर्दन मार दी। उस मौके पर पार्वती देवी की गर्दन झुकी हुई थी, हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। उसकी ये हालत देखते हुए उसकी बड़ी बहन गोहरारा अपना मुंह उसके कान के करीब ले गई, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुमने ये क्या हालत बना ली है? सर झुकाकर क्यों बैठी हो? दादा ने जो शहाबुद्दीन से मुतालिक उसकी दलेरी और जुर्रतबंदी के अल्फाज कहे हैं, क्या वो तेरी खुशी का बाइस नहीं बने? मेरा ख्याल है कि तू ऊपर से अपने होठों को मिलाए बैठी है और अंदर ही अंदर तेरे दिल में खुशी के पटाखे फूट रहे होंगे। उस जुमले पर पार्वती खुलकर हंस दी थी। फिर धीमे से लहजे में गोहरारा को मुखातिब करके कहने लगी, दीदी, शहाबुद्दीन को मेरा जीवन साथी चुन लिया गया है। उसके कारनामे सुनकर मैं नहीं खुश होंगी तो इस मौके पर और किसे खुशी हो सकती है? जवाब में गोहरारा ने उसे गले लगाकर उसका गाल चूम लिया, फिर कहने लगी, तूने ये अल्फाज अदा करके मेरा दिल खुश कर दिया है। उस मौके पर गोहरारा को कुछ ख्याल गुजरा, फिर अपने करीब ही बैठी हुई माहुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगी, आज अरुमा देवी कहाँ चली गई है? माहुल मुल्क अपना मुंह गोहरारा के करीब ले गई, फिर कहने लगी, वो तहारत खाने में नहा रही है, मेरे ख्याल में अब आने ही वाली होगी। कबल इसके कि गोहरारा जवाब में कुछ कहती, अमीन खान बोल उठा, माहुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, माहुल मुल्क, अब उठो, खाने का एहतमाम करो, सबके लिए खाना तैयार करो। बिशन देवी, गोहरारा, पार्वती अपनी हवेली में खाना नहीं खाएंगी, आज यही हमारे साथ ही बैठकर खाना खाएंगी। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। अरुमा कहाँ है? उसे भी साथ ले लो और खाना तैयार करो। माहुल मुल्क से पहले ही पार्वती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। फिर माहुल मुल्क का हाथ उसने पकड़ा और कहने लगी, माहुल मुल्क, आओ मतबख की तरफ चलते हैं, अरुमा को भी ले लेते हैं। फिर पार्वती मुस्कुराते हुए गोहरारा की तरफ देखते हुए कहने लगी, दीदी आप यहीं बैठी रहे, आपकी वहां जरूरत नहीं है। गोहरारा मुस्कुरा कर रह गई थी, जबकि पार्वती और माहुल मुल्क दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े दीवान खाने से निकलकर मतबख की तरफ चल दी थी। महमूद खान की मौत पर ईरान के अंदर बदअमनी फैलना शुरू हो गई थी और ईरान की बदअमनी से 2 ताकतों ने फायदा उठाने की कोशिश की थी, एक उस्मानी तुर्क, दूसरे रूसी। रूसियों ने ईरान में कदम जमाने शुरू किए, जबकि उस्मानी तुर्क ईरान के शहर शिरवान की तरफ बढ़े, इसलिए कि मसलकी इख्तिलाफात की बुनियाद पर ईरानी हुक्मरानों ने शिरवान के लोगों का कत्लेआम किया था। इसी बिना पर उस्मानी तुर्क शिरवान को अपनी हिफाजत में लेना चाहते थे। तुर्कों का लश्कर बड़ी तेजी से शिरवान की तरफ बढ़ा। ईरानियों ने मुजाहमत की और शिकस्त खाई और शिरवान पर तुर्कों का कब्जा हो गया और वहां तुर्कों ने अपना हाकिम मुकर्रर कर दिया। दूसरी तरफ रूसियों ने अपने दस्ते बहरे खजर के इलाकों में दाखिल करना शुरू कर दिए थे। इसी दौरान तुर्कों ने भी पेशकदमी की और गुर्जिस्तान में दाखिल हो गए। इस तरह तुर्क और रूसी एक दूसरे के आमने सामने आना शुरू हो गए थे। मुमकिन था कि दोनों में टकराव हो जाता, लेकिन दोनों कुव्वतों ने आपस में मुआहिदा कर लिया। हुआ यूं कि रूस और तुर्की की हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें यह फैसला हुआ कि बहरे खजर के तमाम साहिली इलाके रूस अपने तसर्रुफ में ले ले और ईरान और तुर्की की नई सरहद के इलाके
यानी तबरेज, हमदान, किरमान और अर्दबिल पर तुर्कों का हक तस्लीम कर लिया जाए। दोनों कुव्वतों में यह भी तय पाया कि ईरान के साबिक बादशाह शाह हुसैन का बेटा तहमासप अगर इस तकसीम को कबूल कर ले तो उसे ईरान का ताजो तख्त हासिल करने में मदद दी जाए, वरना किसी और मुनासिब हकदार के लिए कोशिश की जाए। तुर्कों और रूसियों के माबैन तो ये मुआहिदा हो गया और इस मुआहिदे की रूह से रूस के मुजव्वजा इलाके तो पहले ही उनके तसल्लुत में थे। अब तुर्कों ने तकसीम के मुताबिक जो हिस्से उनके लिए मुख्तस किए थे उन पर कब्जा करना शुरू किया। पहले तुर्की लश्कर ने हमदान का रुख किया, जिसे तुर्कों ने मुख्तसर से अरसे में किसी मुजाहमत के बगैर फतह कर लिया। उसके बाद तुर्कों का लश्कर आगे बढ़ा और कई इलाकों को फतह करता हुआ तबरेज जा पहुंचा। तबरेज में ईरानियों ने सख्त मुजाहमत की, लेकिन नुकसान उठाया। तुर्कों ने तबरेज फतह कर लिया और वहां जिस कदर ईरानी थे उनके साथ ये मुआहिदा हुआ कि वो मां साजो सामान और अजीजो अकारिब तबरेज से सही सलामत निकल जाए। इस तरह तबरेज शहर पर भी तुर्कों का कब्जा हो गया। अब महमूद खान जो मारा जा चुका था, उसकी जगह अशरफ इस्फहान में हुक्मरान था और उसकी हुकूमत अब इस्फहान, शिराज और जनूबी ईरान के कुछ इलाकों तक महदूद होकर रह गई थी। महमूद की तरह पूरे ईरान में उसकी हुकूमत न थी और जिस लश्कर पर अशरफ पूरा भरोसा कर सकता था वो उसे ईरान से मुयस्सर नहीं आ सकता था, इसलिए कि ईरानी तो महमूद और अशरफ दोनों के खिलाफ थे। अशरफ को अपनी ताकत और कुव्वत बढ़ाने के लिए अगर कोई लश्कर मिल सकता था तो वो उसे कंधार से मुयस्सर आ सकता था, लेकिन अब उसके लिए ऐसा भी मुमकिन नहीं था, इसलिए कि कंधार में उस वक्त महमूद का भाई हुसैन हुक्मरान था। क्योंकि लोग ये ख्याल करते थे कि महमूद की मौत का जिम्मेदार अशरफ है, लिहाजा महमूद खान का भाई जो कंधार का हाकिम था वो किसी भी सूरत अशरफ से ताउन करने के लिए तैयार न था। इसलिए कि अब अशरफ के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि वो उस लश्कर को मुनज़्ज़म करे जो उसके पास है और जिन इलाकों की हुकूमत उसके पास रह गई है वहां इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करे और अपनी उस कुव्वत के साथ सिर्फ दिफाई तदाबीर पर इक्तिफा करता रहे। अशरफ के लिए अब ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि ईरान के साबिक बादशाह शाह हुसैन के बेटे तहमासप ने ईरान के कुछ इलाकों पर बादशाहत का ऐलान किया हुआ था। उस वक्त वो खुद माजनदान के शहर फर्रुखाबाद में मुकीम था। उसकी हैसियत अगरचे महज नुमाइशी ही थी, लेकिन उसे काचार कबीले के ताकतवर सरदार फतेह अली खान की हिमायत हासिल हो गई थी। उसकी हिमायत से आखिर तहमासप ने अपने लिए एक लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया था। ये सूरत हाल अशरफ के लिए इंतहाई खतरनाक थी। एक तरह से तीन कुव्वतें उसके सर पर मंडला रही थी, एक रूस, दूसरे तुर्क और तीसरी कुव्वत ईरान के साबिक बादशाह के बेटे तहमासप के रूप में थी। उन खतरात से निजात हासिल करने के लिए अशरफ ने यह फैसला किया कि तुर्कों के साथ अमन और सलामती का मुआहिदा कर लेना चाहिए। इस मकसद के लिए उसने अपने कुछ सरकर्दा लोगों को सफीर बनाकर तुर्कों की तरफ रवाना किया, लेकिन उसे अपने उस मकसद में नाकामी हुई। अब तुर्कों ने ईरान के अंदर मजीद तुर्कोताज करना शुरू की। तुर्कों का एक सालार अहमद पाशा बड़ी बर्क रफ्तारी से लश्कर के साथ आगे बढ़ा। पहले उसने मरागा और कज़वीन शहरों पर हमलावर होकर उन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने इस्फहान की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस्फहान अशरफ की हुकूमत का मरकजी शहर था, लिहाजा जब उसे खबर हुई कि मरागा और कज़वीन को फतह करने के बाद तुर्कों का सिपह सालार अहमद पाशा बड़ी बर्क रफ्तारी से इस्फहान का रुख किए हुए है, तो वो तुर्कों को वापस भेजने की तदबीरें सोचने लगा। पहले उसने तुर्कों की तरफ सफारत भेजी थी जो नाकाम हो गई थी। अब उसने एक दूसरा हरबा इस्तेमाल किया। उसने तुर्कों के मसलक के चंद चोटी के उलमा की खिदमात हासिल की, उन्हें तुर्कों के सालार अहमद पाशा की तरफ रवाना किया ताकि वो अहमद पाशा को तरगीब दे कि इस्फहान पर हमलावर होने की बजाय वो वापस चले जाए और जो इलाके वो अब तक फतह कर चुके हैं उन पर ही इक्तिफा करे। उलमा का वो वफ्द कामयाब हुआ और तुर्कों के साथ एक मुआहिदा तय पा गया। ये मुआहिदा अशरफ की उम्मीदों से कहीं बढ़कर उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। उस मुआहिदे के तहत अशरफ ने तुर्कों के सुल्तान को खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम कर लिया। जवाब में तुर्कों के सुल्तान ने खैर सिगाली के तौर पर अशरफ की हुकूमत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी और अब तक जो ईरान के इलाके तुर्कों ने फतह किए थे वो भी अशरफ के हवाले कर दिए। इस तरह तुर्कों से इल्हाक करने की वजह से ईरान में अशरफ की हालत काफी हद तक बेहतर और मुस्तहकम हो गई थी। तुर्कों के साथ सूदमंद मुआहिदा करने के बाद अशरफ को यकीन था कि अब वो ईरान के अंदर अमन व अमान से हुकूमत करता रहेगा और अगर मौका मिला तो अपनी सल्तनत को वुसअत भी बख्शता रहेगा। लेकिन अचानक हालात ने करवट ली, इसलिए कि ईरान के अंदर एक और ताकत और कुव्वत हरकत में आ रही थी और ये नादिर शाह था। नादिर शाह, जिसका शुमार ईरान के अजीम बादशाहों में होता है,
खुरासान के एक कस्बे एबीवर्थ में पैदा हुआ और वहीं परवरिश पाई। उसका नाम नादिर अली था। उसका बाप इमाम कुली था जो एक मामूली और कमजोर कबीले से ताल्लुक रखता था, इसलिए उसने एक ताकतवर कबीले अफशार से इल्हाक कर लिया था। इसी बिना पर नादिर शाह को नादिर शाह अफशार भी कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पर तुर्क था। नादिर शाह के बाप इमाम कुली ने भेड़ बकरियां पाल रखी थी और उन्हीं से वो पोस्ती बनाकर बेचा करता था। गर्मियों के मौसम में इमाम कुली अपने गांव में रहता और सर्दियों में निस्बतन कम सर्द मैदानों की तरफ मुंतकिल हो जाता। एक मर्तबा यही इमाम कुली अपनी बीवी और कबीले के दीगर लोगों के हमरा एक कोहिस्तानी सिलसिले से गुजरता हुआ अपने गांव की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मोहम्मद आबाद के करीब जिस वक्त उसने पड़ाव कर रखा था, उसके खेमे में उसका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम नादिर कुली रखा गया। यही नादिर कुली बाद में नादिर शाह अफशार के नाम से ईरान का हुक्मरान हुआ था। नादिर कुली का बचपन रेवड़ चराने में गुजरा। बाप की वफात पर वो गधे और ऊंट पर ईंधन लाकर भी बेचा करता था। जब वो 18 साल का हुआ तो अचानक उनके इलाकों पर उज़्बकों ने हमला कर दिया और कुछ छापामार उज़्बक नादिर अली और उसकी वालिदा को असीर करके उसे ख्वारज़म की तरफ ले गए। वहां उज़्बकों ने दोनों माँ बेटे को किसी के हाथ फरोख्त कर दिया। 4 साल तक उन्होंने गुलामी की जिंदगी बसर की और नादिर कुली की वालिदा उसी गुलामी की हालत में वफात पा गई। उसके बाद नादिर कुली वहां से किसी न किसी तरह भाग निकलने में कामयाब हो गया और जूं तू करके वो अपने आबाई गांव पहुंचा। वहां उस वक्त एक शख्स बाबा अली बेग अफशार हाकिम था और उसके दरबार में नादिर कुली को मुलाजमत मिल गई। इस तरह उसे तरक्की के पहले जीने पर कदम रखने का मौका मिल गया था। उन्हीं दिनों महमूद सिस्तानी मशहद का हाकिम था और नादिर कुली का आबाई कस्बा और उसके इर्द गिर्द के इलाकों के अलावा वहां का हाकिम बाबा अली बेग भी महमूद सिस्तानी के मातहत था। ये वही महमूद सिस्तानी था जिसने इस्फहान पर हमलावर होने वाले महमूद खान से एक मुआहिदा कर लिया था। महमूद खान से मुआहिदा करने के बाद ये महमूद सिस्तानी मशहद का खुद मुख्तार हाकिम बन बैठा था। सवार और प्यादा लश्कर मुनज़्ज़म करके अपनी ताकत और कुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए तोप खाना भी मुहैया कर लिया था। नादिर कुली के आबाई कस्बे का हाकिम बाबा अली बेग उस वक्त महमूद सिस्तानी के मातहत था। एक मर्तबा बाबा अली बेग की अदम मौजूदगी में महमूद सिस्तानी का एक वफ्द एबीवर्द पहुंचा और बाबा अली बेग के खानदान से नारवा सलूक किया। नादिर कुली अपने आका के घराने की बेहुरमती गवारा न कर सका और महमूद सिस्तानी के उस कारिंदे पर हमलावर होकर उसे हलाक कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जुर्म था और खतरा था कि महमूद सिस्तानी इंतकाम लेने के लिए उठ खड़ा होगा। इधर जब बाबा अली बेग वापस आया तो उसे सूरत हाल का पता चला तो उसे सख्त इस्तराब हुआ। उसकी हालत देखते हुए नादिर कुली ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए बाबा अली बेग को मुखातिब करके कहा, आप महमूद सिस्तानी की तरफ से किसी खदशे और खतरे को महसूस करते हुए फिक्रमंद ना हो। मैं खुद मशहद महमूद सिस्तानी के पास जाता हूँ और उसके कारिंदे को कत्ल करके जो जुर्म मैंने किया है उसकी जवाबदही भी मैं खुद ही करूंगा। चुनाचे बाबा अली बेग से ये कहने के बाद नादिर कुली अपने आबाई कस्बे से मशहद की तरफ रवाना हो गया और महमूद सिस्तानी के दरबार में हाजिर होकर उस कारिंदे को कत्ल करने का एतराफ किया और कहा, एक वफादार मुलाजिम की हैसियत से मेरा ये फर्ज था कि कारिंदे की गुस्ताखी की सजा उसे देता, लिहाजा मैंने उसे सजा दी और उसे कत्ल कर दिया और अपने कसूर का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। इसमें बाबा अली बेग का कोई ताल्लुक है ना कोई कसूर है। महमूद सिस्तानी के दरबार में जुर्रत का मुजाहरा करते हुए नादिर कुली ने जब उसे कहा कि वो अपने कसूर का खुद जिम्मेदार है तो महमूद सिस्तानी नादिर कुली की जुर्रत और फर्ज शनासी का बयान सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने न सिर्फ उसकी खता से दरगुजर किया बल्कि उसे खिल्लत देकर सरफराज किया और उसे वापस उसके कस्बे की तरफ भेज दिया। जब वो वापस अपने कस्बे के हाकिम बाबा अली बेग के पास पहुंचा तो बाबा अली बेग ने अपनी बेटी को नादिर कुली के अक्द में दे दिया। अब नादिर कुली तरक्की करने लगा था। कुछ ही अरसे बाद उस इलाके का हाकिम बाबा अली बेग वफात पा गया तो उसकी जगह उस इलाके पर नादिर अली को हाकिम तस्लीम कर लिया गया। अब यही नादिर कुली बड़ी तेजी से तरक्की की मंजिल तय करने लगा था। बालापुर में एक रोज निजामुल मुल्क, उसका बेटा मीर मन्नू, शहाबुद्दीन कावर्द खान और दोनों का मामू हैदर बेग सब इकट्ठे बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक शहाबुद्दीन ने निजामुल मुल्क को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अगर आप बुरा न माने और इजाजत दें तो मैं और कावर्द खान दोनों अब दिल्ली का रुख करना चाहते हैं। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर निजामुल मुल्क ने चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, लगता है मेरे बेटे का दिल यहाँ नहीं लग रहा, दिल्ली बहुत याद आ रहा है
और फिर तुम्हारे और कावर्द खान दोनों की दिलचस्पी का भी वहां काफी सामान है, इसलिए कि तुम दोनों की निस्बत 2 राजकुमारियों से तय हो चुकी है और उन दोनों राजकुमारियों ने दिल्ली में कयाम किया हुआ है। इस बिना पर मेरे ख्याल में तुम दोनों दिल्ली जाने के लिए बेताब और बेचैन दिखाई देते हो। ये बात निजामुल मुल्क ने मुस्कुराते हुए कही थी। जवाब में शहाबुद्दीन कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरा और कावर्द खान का उनसे रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि खानदेश, बुरहानपुर और बालापुर पर कब्जा करने के बाद यहाँ बादशाह गरों की जो ताकत और कुव्वत थी उसे तो हमने मसल कर रख दिया है। आपके सामने सफदर अली ने इकरार किया था कि उसका और आलम अली का भाई दिल्ली जा चुके हैं और उनके साथ वो 3 हिंदू कातिल भी हैं जिन्होंने हमारे भाई मुश्तबा खान को कत्ल किया था। मैं चाहता हूं कि मैं और कावर्द खान दिल्ली जाएं और वहां जाकर कातिलों को तलाश करें और उनका काम तमाम करने की कोशिश करें। शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब निजामुल मुल्क बड़ी शफकत से कहने लगा, शहाबुद्दीन, तुम अभी बालक और बच्चे हो, जिंदगी के तल्ख हकाइक से तुम्हारा सामना नहीं पड़ा। दिल्ली जाकर तुम उन कातिलों से कैसे इंतकाम ले सकते हो और कैसे उनसे निमट सकते हो? दिल्ली में दोनों बादशाहगर मुकीम है, दिल्ली की सारी कुव्वत उनके हाथ में है। वो तो तुम्हारे दादा अमीन खान की जिंदगी के दर पे है। उन्हें खतरा और खदशा इस बात का है कि अगर उन्होंने अमीन खान के खिलाफ हरकत में आने की कोशिश की तो कहीं मैं इधर से योरिश करते हुए उनके लिए खतरे का बाइस ना बन जाऊं। इसी बिना पर वो खामोश और चुप है। मेरे बच्चे, अगर तूने कावर्द खान के साथ दिल्ली जाकर कातिलों से इंतकाम लेने की कोशिश की तो अपने आप को तुम दोनों खतरात में डाल दोगे। अब तक दोनों बादशाहगरों तक ये बात पहुंच चुकी होगी कि मैंने खानदेश, बुरहानपुर और बालापुर पर कब्जा कर लिया है और उनके 2 बेहतरीन सिपह सालार यानी सफदर अली और आलम अली दोनों को आलम बाला की तरफ भिजवा दिया है। तो तुम क्या ख्याल करते हो कि वो हमारी तरफ से मुतमईन होंगे और हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करने की सोचो विचार में न डूबे होंगे? लिहाजा इन हालात में मैं तुम दोनों को दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरे पास ही कयाम करो, बस चंद दिन की बात है। इसके बाद मैं अपने लश्कर के साथ यहाँ से निकलूंगा और दिल्ली का रुख करूंगा। फिर देखूंगा कि इन दोनों बादशाहगरों की बादशाहत दिल्ली में मजीद कितना अरसा चलती है। मेरे बच्चों, ये सब कुछ मैं तुम्हारी सलामती के लिए कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो अपना कासिद अपने चचा अमीन खान की तरफ भिजवाया था, उस कासिद के हाथ मैंने पैगाम भिजवाया था कि फिलहाल खामोशी से दिन गुजारते रहे, इबादुद्दीन और शरफुद्दीन को भी ज्यादा बाहर ना निकलने दे, एहतियात बरते, मेरे दिल्ली पहुंचने तक कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे दोनों बादशाहगर बराफरोख्ता होकर कोई गलत कदम उठाने पर तैयार हो जाएं। इस बिना पर तुम दोनों फिलहाल दिल्ली नहीं जा सकते, इसलिए कि यहाँ तक कहते कहते निजामुल मुल्क को रुक जाना पड़ा। उसी लम्हे एक शख्स उस कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ था जिस कमरे में वो सब लोग बैठे थे और आने वाला निजामुल मुल्क को मुखातिब करके कहने लगा, दिल्ली से एक कासिद आया है और आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। ये अल्फाज सुनकर निजामुल मुल्क चौंका था। फिर आने वाले उस शख्स को कहने लगा, जो कासिद यहाँ आया है उसे यही मेरे पास भेज दो। वो शख्स वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद वो एक नौजवान को अपने साथ लेकर आया। आने वाला वो नौजवान जब कमरे में दाखिल हुआ तो निजामुल मुल्क के अलावा सब ने अपनी जगह से उठकर उससे पुरजोश मुसाफा किया। फिर निजामुल मुल्क ने उसे अपने सामने बिठाया और उसे मुखातिब करके पूछा, मुझे बताया गया है कि तुम दिल्ली से आए हो और पैगाम लेकर आए हो। ये कहो कि किसकी तरफ से आए हो और पैगाम किसका है? आने वाले उस कासिद ने उस मौके पर बड़े गौर से निजामुल मुल्क की तरफ देखा। फिर कहने लगा, मुझे हसन अली और हुसैन अली दोनों भाइयों ने आपकी तरफ रवाना किया है। कासिद शायद मजीद कुछ कहता कि निजामुल मुल्क ने फिर उसे मुखातिब किया, ये कहो क्या पैगाम लाए हो? निजामुल मुल्क का उखड़ा उखड़ा लहजा देखते हुए कासिद ने निजामुल मुल्क को एक तरह से अपनी गुफ्तगू से मरूब करने की कोशिश की। लिहाजा वो कहने लगा, आप जानते हैं दोनों बादशाहगर इस वक्त सल्तनत दिल्ली के मालिक हैं। असल हुक्मरानी, असल बादशाहत उन दोनों के हाथ में है, जबकि मोहम्मद शाह सिर्फ आवाम के सामने एक मोहरे की हैसियत रखता है। मोहरा भी मोम का, जिसका मुंह बादशाहगर जिधर चाहे मोड़ दे। कासिद रुका, फिर पहले से भी ज्यादा अक्खड़ लहजे में कहने लगा, निजामुल मुल्क, तुम सिर्फ मालवा के हाकिम थे। मालवा की हाकमियत तक ही महदूद रहते तो बात शायद ना बढ़ती। मालवा से निकलकर तुम दक्कन की तरफ आ गए, यहाँ खुफिया तौर पर अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करते रहे और अब नर्मदा के इस पार के इलाकों पर हमलावर हुए हो। ये भी जानते हो कि ये इलाका हकीकी तौर पर हुसैन अली का इलाका है। तुमने खानदेश, बुरहानपुर और बालापुर की ईंट से ईंट बजा दी। यहाँ हुसैन अली के जो सिपह सालार और अस्करी थे उन्हें मौत के घाट उतारा। क्या तुम समझते हो कि हुसैन अली और उसका बड़ा भाई हसन अली
तुम्हारी इस हरकत को बर्दाश्त करेंगे? कासिद जब खामोश हुआ तो किसी कदर गुस्से का इजहार करते हुए निजामुल मुल्क कहने लगा, ये तुम मुझे जो मालवा का हाकिम होने का ताना दे रहे हो, तो जरा अपने बादशाहगरों की तरफ भी देखो, अपने खुद के गिरेबान में भी देखो। ये बादशाहगर सिर्फ मेरठ और सहारनपुर के दरमियान आबाद थे। इन दोनों भाइयों को औरंगजेब आलमगीर के दौर में 4000 के लश्कर का सालार बनाया गया था और ये बहुत अच्छा मनसब था। और जानते हो इन्होंने क्या हरकतें की? औरंगजेब के दौर में तो ये खामोश रहे, इसलिए कि ये उसके मिजाज से वाकिफ थे। अगर गलत रविश इख्तियार करते तो वो इन्हें कुचल कर रख देता। औरंगजेब आलमगीर के बाद उसका बेटा हुक्मरान हुआ तो इन्होंने परपुर्जे निकालने शुरू किए, ऐसे काम करने शुरू किए जो नापसंदीदा थे। इस बिना पर औरंगजेब आलमगीर के बेटे बहादुर शाह ने इन दोनों को मातूब करते हुए इन्हें इनके मनसब से हटा दिया। हालांकि तुम जानते हो कि बहादुर शाह इन दोनों का हम मसलक था, इसके बावजूद भी इन दोनों के कामों की वजह से उसने इन्हें पसंद न किया और इनके मनासिब से महरूम कर दिया। ये तो दुआएं दे, बाद में फर्रुख सियर के बाप अजीमुश शान को जब उसे बिहार और बंगाल का हाकिम मुकर्रर किया गया तो उसने इन दोनों को पनाह दी और इलाहाबाद और बिहार में इन दोनों भाइयों को अपना नायब मुकर्रर कर दिया। और फिर जरा इन दोनों की रास्तबाजी, अमानतदारी और दयानतदारी का भी अंदाजा लगाना कि अजीमुश शान इनका बेहतरीन मोहसिन था जिसने इन्हें इनका छीना हुआ मनसब दिलाया, और उसी अजीमुश शान के बेटे फर्रुख सियर को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। क्या तुम्हारे कागजों में यही दयानतदारी और यही खुलूस वफादारी है? उसके बाद निजामुल मुल्क रुका, फिर उस कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, कुछ लोग जिनमें तुम भी शामिल हो और तुम्हारे लवाहिकीन और अजीजो अकारिब भी शामिल हैं, औरंगजेब आलमगीर को इस बिना पर पसंद नहीं करते हो कि वो शरीयत का सख्ती से पाबंदी करने वाला था। मेरा अपना जाती ख्याल है कि औरंगजेब वली था, इसलिए कि उसने एक मौके पर बादशाहगरों से मुतालिक कहा था कि इन लोगों की इज्जत और हुर्मत जरूर करना, मगर इन्हें सियासत और मसलकदारी में हरगिज दाखिल न करना, मबादा के इनकी सियादत का इम्तियाज और उधर सल्तनत का इंजबात कायम रखना दुश्वार हो जाए। और तुम देखते हो औरंगजेब की औलाद ने उस नसीहत की परवाह न की। और ये भी सुन लेना कि औरंगजेब आलमगीर की उस पेशगोई के नतीजे में इन बादशाहगरों और सलातीन मुगलिया दोनों के हक में हालात तबाहकुन साबित होंगे। मैं औरंगजेब आलमगीर के उस फरमान को औरंगजेब का कश्फो करामत ही नहीं बल्कि उसकी बसीरत का कमाल ख्याल करता हूँ। तुम मुझे कहते हो कि मैं मालवा से इधर दक्कन के इलाकों में चला आया और हुसैन अली के इलाकों पर हमलावर हो गया। तुम हसन अली और हुसैन अली की तरफ नहीं देखते, वो बिहार के हाकिम नहीं थे बल्कि उन इलाकों के नाइब हाकिम थे। मैं तो हाकिम था, वो नाइब थे। मेरे हाकिम होने के बावजूद तुम्हें एतराज है कि मैं दक्कन में क्यों आया और फिर क्यों हुसैन अली के इलाकों पर काबिज हो गया। तुम्हें इस बात पर एतराज नहीं कि वो नाइब होने के बावजूद हरकत में आए। मुगल सल्तनत के अनगिनत अफराद को उन्होंने मौत के घाट उतारा, जिसको चाहते खून में नहलाते, जिसको चाहते तख्ते ताउस पर बिठा देते। नाइब बादशाहगर बन सकते हैं तो जो मुकम्मल हाकिम था वो नर्बता के इन इलाकों पर हमलावर नहीं हो सकता। यही तुम्हारा इंसाफ है। निजामुल मुल्क की उस गुफ्तगू से कासिद खजिल और शर्मिंदा सा हो गया था। कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, अगर दोनों बादशाहगर भाइयों ने बादशाहत और हुकूमत पर कब्जा किया है तो ये उनकी जुर्रतमंदी, उनकी दलेरी और उनकी महारत और अकलमंदी का सबूत है। निजामुल मुल्क के चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, फिर कहने लगा, भले मानस, तू कासिद है, कासिद की हदूद में रहकर ही गुफ्तगू कर। वो अपनी हदूद से निकलकर बादशाहगर बन जाएं तो वो अकलमंद कहलाएं। मैं दरियाए नर्मदा को पार करके इन इलाकों पर काबिज हूं तो मैं बेवकूफ कहलाऊं? यही तुम कहना चाहते हो? देखो, तुम कासिद हो, मैं चाहूं तो तुम्हारी गर्दन काट सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए कि तुमने बहरहाल मेरा जवाब लेकर अपने बादशाहगरों के पास जाना है। अब मजीद कहो, मेरे इन इलाकों पर कब्जा करने के रद्द अमल पर वो मुझे क्या धमकी देते हैं। कासिद पहले की निस्बत कुछ धीमा पड़ गया, खौफजदा भी हो गया था, इसलिए कि निजामुल मुल्क के अतवार बदलते जा रहे थे। कहने लगा, हसन अली और हुसैन अली दोनों भाइयों ने आपकी तरफ ये पैगाम दिया है कि अगर आप अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत में इजाफा ना करें और जहां तक बढ़ आए हैं उससे आगे पेशकदमी ना करें तो वो आपको पूरे दक्कन का वाली तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप अपनी इस ताकत को जो आपने जमा कर ली है इससे दहली के मामलात में दखल अंदाज नहीं होंगे। उस मौके पर निजामुल मुल्क ने उस कासिद को मुखातिब करके कुछ कहना चाहा था कि उससे पहले ही उसका बेटा अमीर मन्नू बोल उठा था, सुन आने वाले कासिद, क्या दहली शहर में आग भड़क रही है कि अगर हम वहां दाखिल होंगे तो जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे।
दिल्ली में अगर तुम लोग रह सकते हो तो वहां हमारा दाखिला क्यों ममनू है? दिल्ली में अगर बादशाहगर अपनी मनमानी कर सकते हैं तो हम भी हक रखते हैं कि उन मनमानियों में उनके हिस्सेदार बने। यहां तक कहने के बाद मीर मन्नू रुका, फिर पहले की निस्बत ज्यादा गजबनाकी और गुसीली आवाज में कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, सुन ए कासिद, वापस जाकर दोनों बादशाहगरों से कहना कि बादशाहत तुम्हारी जागीर नहीं है। अगर रास्तबाजी से काम करोगे तो तुम्हारा साथ देंगे, बददियानती की राह इख्तियार करोगे तो फिर तुम्हारी राह में ऐसे कांटे, ऐसे खार आएंगे जिनसे उनका दामन ही नहीं जिस्म की जिल्द भी उलझ कर रह जाएगी। मेरा नाम मोइनुल मुल्क है, मैं मोहतरम निजामुल मुल्क का बेटा हूँ। लोग अमूमन मुझे मीर मन्नू कहते हैं। वापिस जाकर अपने बादशाहगरों से कहना कि मीर मन्नू धमकी आमेज अंदाज में कहता था कि अगर दिल्ली में हमारे बाप के चचा और मौजूदा वजीर अमीन खान को कोई नुकसान पहुंचाया, बादशाहगरों ने उसे उसके मनसब से अलहदा करने की कोशिश की या उसके अहले खाना में से पहले की तरह उनमें से किसी फर्द को नुकसान पहुंचाया, तो फिर दोनों बादशाहगर हमारे दिल्ली आने से पहले पहले खुद अपने हाथों से अपनी कब्रें खोद रखें। कासिद चौंक सा पड़ा था। निजामुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपके बेटे ने बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की है, क्या आप इसके जज्बात की हिमायत करते हैं? निजामुल मुल्क बोला और कहने लगा, मेरे बेटे ने मेरी ही जबान बोली है। निजामुल मुल्क जब खामोश हुआ तो खोलते हुए लहजे में इस बार हैदर बेग बोल उठा, सुन कासिद, वापिस जाकर बादशाहगरों को यह भी पैगाम देना कि मैं हैदर बेग शहाबुद्दीन और कावर्द खान का मामू हूं। अगर उन दोनों ने हमारे इन इलाकों पर कब्जा करने के बाद इन इलाकों पर लश्कर कशी करने की कोशिश की या किसी दूसरी इंतकामी कार्रवाई का मुजाहरा किया तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो अपनी जान की परवाह किए बगैर बादशाहगरों को मौत के घाट उतारूंगा। मीर मन्नू और हैदर बेग की उस गुफ्तगू से वो कासिद एक तरह से उलझ कर रह गया। अजीब सी पशेमानी का इजहार करते हुए कहने लगा, निजामुल मुल्क, आखिर मैं यहां से वापस जाने के बाद आपका क्या पैगाम उन तक पहुंचाऊं? निजामुल मुल्क ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मेरी तरफ से सबसे पहले तो उन्हें यह कहना कि उन्होंने जो मुझे पेशकश की है, अगर मैं उनका मती और फरमा बरदार बनकर रहूं, दिल्ली का रुख ना करूं, तो वह मुझे दक्कन का हाकिम तस्लीम करते हैं। मैं उस पेशकश को मुस्तरद करता हूं। मेरी तरफ से दूसरी बात उनसे ये जाकर कहना कि मैं दिल्ली का रुख करूंगा, वो भी दिल्ली में ही रहे। अगर वो लश्कर के जरिए टकराकर फैसला करना चाहेंगे तो वो भी मुझे मंजूर होगा। अगर वो गुफ्तो शोनीत करना चाहेंगे तो चंद मुअज़्ज़ज़ीन को एक जगह बिठा दिया जाएगा। मैं और वो दोनों भाई भी मुजरिमों की तरह उन मुअज़्ज़ज़ीन के सामने खड़े हो जाएंगे। सबके करतूत और जराइम उन लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे और जो भी सजा वो लोग तजवीज करें उसे तस्लीम करना होगा। बस इसके अलावा उन दोनों भाइयों के लिए मेरे पास कोई पैगाम नहीं। अब ना ही मैं तुमसे मजीद गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तुम जा सकते हो। कासिद मायूसाना से अंदाज में वहां से उठ खड़ा हुआ और वापस चला गया था। वही कासिद जो निजामुल मुल्क की तरफ गया था, एक रोज हुसैन अली और हसन अली दोनों भाइयों की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त दोनों भाई इकट्ठे बैठे किसी इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू भी राजदाराना अंदाज में हो रही थी। कासिद जब उनके सामने आया तो उन्होंने उस मौजू पर गुफ्तगू बंद कर दी। कासिद को देखकर दोनों बेपनाह खुशी का इजहार करने लगे। हाथ के इशारे से उसे अपने करीब बैठने के लिए कहा। जब वो उनके सामने बैठ गया तब बड़ा भाई हसन अली उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, अब बता, तू दक्कन से हमारे लिए निजामुल मुल्क का क्या पैगाम लाया है? क्या उसने हमारी उस पेशकश को कबूल कर लिया है कि वो दक्कन का हाकिम रहेगा और दिल्ली की तरफ नहीं आएगा, न दिल्ली के मामले में दखल अंदाजी करेगा? जवाब में उस कासिद ने गला साफ किया। उसके बाद जिस कदर उसकी गुफ्तगू निजामुल मुल्क, मीर मन्नू और हैदर बेग के साथ हुई थी वो उसने तफसील के साथ कह दी थी। कासिद जब अपनी बात खत्म कर चुका तब कुछ देर सोचने के बाद हसन अली उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब तुम जाओ, जाकर आराम करो। हमें अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो तुम्हें तलब कर लेंगे। उसके साथ ही वो कासिद वहां से उठकर चला गया था। उसके जाने के बाद थोड़ी देर तक दोनों भाई चुप चुप खामोशी से बैठे रहे, यहाँ तक कि उस खामोशी को छोटे भाई हुसैन अली ने तोड़ा और हसन अली को मुखातिब करके कहने लगा, भाई, जो पैगाम निजामुल मुल्क ने हमारे लिए भिजवाया है वो हमारे लिए कतई तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके अलावा मीर मन्नू ने जो पैगाम भेजा है, क्या वो हम लोगों के शायाने शान है? और फिर मीर मन्नू तो एक तरफ, जरा हैदर बेग को देखो, वो हमारे कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहा है। इस वक्त मेरे जहन में एक ही बात आई है कि अभी इसी वक्त उठे और अपने मुसल्ला जवानों को साथ लेकर कसर का रुख करें, इसलिए कि इस वक्त अमीन खान कसर में मोहम्मद शाह के पास है। पहले तो कोशिश करेंगे कि अमीन खान को कत्ल कर दें और उसकी जगह इनायतुल्लाह खान काश्मीरी को वजीर बना दे।
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो शख्स हमारे इशारों पर चलेगा, और अगर अमीन खान को कत्ल करने के सिलसिले में मोहम्मद शाह कोई मुजाहमत करे तो उसे भी रास्ते से हटा देना चाहिए। हुसैन अली जब खामोश हुआ तो हसन अली ने खा जाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर आग की तरह भड़कते हुए लहजे में कहने लगा, तुम पागल हो गए हो, सठिया गए हो। क्या अमीन खान के मरने से वो आग बुझ जाएगी जो दक्कन में हमारे खिलाफ भड़क उठी है? तुम्हारे फैसले हमेशा पागलपन पर मुश्तमिल होते हैं। देखो, निजामुल मुल्क एक ताकत और कुव्वत पकड़ चुका है। अगर तुम अमीन खान को कत्ल करवा दोगे तो अमीन खान निजामुल मुल्क का चच्चा है। क्या भतीजा अपने चच्चा का इंतकाम लेने के लिए दहली पर चढ़ नहीं दौड़ेगा? और तुम ये भी जानते हो कि निजामुल मुल्क का बेटा मीर मन्नू कमाल का इंसान है। हमारे पास तेगजनी शमशीरबाजी में कोई भी शख्स मीर मन्नू का मुकाबला नहीं कर सकता। जरा अपने हिमायतियों और अपने साथियों पर निगाह दौड़ाओ, क्या तेगजनी में कोई मीर मन्नू का मुकाबला कर सकता है? मीर मन्नू को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो नौजवान है जो भड़कती हुई आग में भी कूद पड़ने की जुर्रत रखता है। लिहाजा ऐसे लोगों से किसी तरीके, किसी सलीके के साथ निमटना होगा। मेरे भाई, इन हालात से निमटने का वाहिद तरीका यह है कि फिलहाल हम मोहम्मद शाह और अमीन खान दोनों से ताल्लुकात अच्छे रखें, उनके सामने बिछते रहें, उन्हें शक न होने दें कि उन दोनों के खिलाफ हमारी नफरत, हमारा क्रोध, इंतकामी जज्बा अपने अरूज को पहुंच चुका है। सबसे पहले हमें निजामुल मुल्क को रोकना होगा कि वो दक्कन से निकलकर दहली का रुख ना करे, और ये काम हमें बहुत जल्द करना होगा। हुसैन अली, अगर हमने जवाबी कदम उठाने में ताखीर से काम लिया तो याद रखना निजामुल मुल्क दहली की तरफ पेशकदमी शुरू कर देगा, और अगर वो दहली की तरफ आता है और दहली के नवाह में अपने लश्कर के साथ पहुंच जाता है तो जानते हो उसके कैसे भयानक नताइज सामने आएंगे। हुसैन अली गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, क्या भयानक नताइज सामने आएंगे? क्या वो कोई दरिंदा है जो हमें चीर फाड़ खाएगा और हम उसके सामने बिल्कुल बेबस होकर पड़े रहेंगे? अगर वो लश्कर लेकर आता है तो क्या हमारे पास लश्कर नहीं है? क्या हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते? और मुकाबला भी ऐसा करेंगे कि उसको भागने का रास्ता तक दिखाई नहीं देगा। हसन अली फिर बड़ी बेजारी से कहने लगा, फिर वही पागलपन के फैसले। पहले मामले की तह तक सोचो। निजामुल मुल्क अगर दहली पहुंच जाता है तो जो नताइज हमारे सामने आएंगे उन पर गौर करो। हुसैन अली, निजामुल मुल्क अगर बगैर किसी रोक टोक के दहली पहुंच जाता है तो उसके दो भयानक नताइज हमारे सामने आएंगे। अगर हम उसकी राह नहीं रोकते और वो दहली पहुंच जाता है तो लोगों के जहनों में ये बात बैठ जाएगी कि हम बुजदिल और कमजोर हैं। हमने निजामुल मुल्क की उस वक्त राह नहीं रोकी जिस वक्त वो दक्कन से दहली की तरफ रवाना हुआ था। दूसरी बड़ी तबाही जो हमारे सरों पर उमड़ आएगी वो ये है कि अगर निजामुल मुल्क अपने लश्कर के साथ दहली पहुंच जाता है तो बहुत से लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। इस वक्त बहुत सी कुव्वतें हमारे मजालिम, हमारी सख्ती, हमारी कत्लो गारतगरी की वजह से हमारे सामने दबी हुई हैं। कोई हमारे खिलाफ बगावत नहीं करता, सरकशी का इजहार नहीं करता। हर कोई हमसे खौफजदा होकर हमारी इताअत और फरमा बरदारी इख्तियार करता है। लेकिन निजामुल मुल्क अगर दहली बगैर मुजाहमत के पहुंच गया तो मैं पहले से तुम्हें बताता हूँ कि बहुत से लोग जो हमसे तंग और नाला हैं वो फौरन निजामुल मुल्क का साथ देने पर तैयार हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसी वक्त मेरी और तुम्हारी और हमारे लवाहिकीन और अजीजो अकारिब की बदबख्ती की इब्तदा हो जाएगी। हुसैन अली, निजामुल मुल्क और मीर मन्नू की वजह से यहाँ हालात अबतर और खराब होने का अंदेशा है, और उन हालात पर गहरी निगाह रखते हुए सूरत हाल को अपने हक में रखना होगा। तुम जानते हो बुरहानपुर में सफदर अली की कमानदारी में हमारा बहुत बड़ा लश्कर था। उस लश्कर जैसा मजीद एक लश्कर बालापुर में आलम खान के पास था, और फिर खानदेश में भी हमारी अच्छी खासी ताकत और कुव्वत थी। अगर निजामुल मुल्क ने खानदेश, बुरहानपुर, बालापुर पर हमलावर होकर कब्जा कर लिया तो इसका मतलब है उसकी ताकत और कुव्वत में बेपनाह इजाफा हुआ है। और तुम ये भी जानते हो कि अमीन खान की दो पोते शहाबुद्दीन और कावर्द खान भी वहां पहुंचे हुए हैं। जैसा कि पहले कासिद के जरिए हमें खबर मिली थी कि शहाबुद्दीन ने सफदर अली को जिंदा पकड़ लिया था, और सफदर अली से उन्होंने ये जान लिया था कि सफदर अली और आलम अली के भाइयों के अलावा वो 3 हिंदू जिनके जरिए हमने मुश्तबा खान का खात्मा करवाया था, उन्होंने दहली में कयाम किया हुआ है। हुसैन अली, मेरे पास से तुम उठकर जाओ तो सबसे पहला काम यह करना कि उन 5 को मेरी तरफ से हुक्म जारी करो कि फिलफौर दहली से निकलकर जोधपुर चले जाएं। पहले वहां गुमनाम हैसियत में किसी सराय में कयाम कर लें, और अगर वहां उनके लिए खतरा हुआ तो मैं जोधपुर के राजा अजीत सिंह से कहकर उनके तहफ्फुज का सामान कर लूंगा, इसलिए कि अजीत सिंह कम अज कम हमारे साथ है और हमारा साथी रहेगा।
हसन अली के खामोश होने पर एहतजाजी से अंदाज में हुसैन अली कहने लगा, भाई कम अज कम मैं तुम्हारे इस फैसले को माकूल ख्याल नहीं करता। अगर हम सफदर अली और आलम अली के भाइयों और 3 हिंदुओं को जोधपुर की तरफ रवाना करते हैं तो क्या वो वहां महफूज रहेंगे? शायद आपके जहन से ये बात निकल चुकी है कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह की बड़ी बेटी, जो कभी फर्रुख सियर की बीवी थी और अब बेवा है, गोहर आरा के नाम से वो दिल्ली ही में कयाम किए हुए हैं और वो भी अमीन खान के हमसाये में है। इसके अलावा शहर के अंदर ये खबरें गश्त कर चुकी हैं कि गोहर आरा का रिश्ता अमीन खान के पोते इबादुद्दीन से और गोहर आरा की छोटी बहन राजकुमारी पार्वती देवी का रिश्ता अमीन खान के दूसरे पोते शहाबुद्दीन के साथ तय हो चुका है और ये रिश्ता पक्का हो चुका है, इसलिए कि इस रिश्ते की तौसीक हो चुकी है। अजीत सिंह के अलावा उसकी पत्नी बिशन देवी ने भी इस फैसले को आखिरी करार दे दिया है। यहाँ तक कहने के बाद हुसैन अली जब खामोश हुआ तब हसन अली ने तंजिया से अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुमने बात अधूरी की है। अभी बनारस का राजा मनसाराम रहता है, उसकी राजकुमारी की शादी अमीन खान के पोते कावर्द खान के साथ तय हो चुकी है। इस तरह बज़ाहिर यही दिखाई देता है कि इन रिश्तों की वजह से बनारस और जोधपुर के दोनों राजे अमीन खान की तरफदारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं अनकरीब अजीत सिंह से राब्ता कायम करने वाला हूँ। उसके बाद तुम देखोगे कि अजीत सिंह अपनी दोनों बेटियों गोहर आरा और राजकुमारी पार्वती के अमीन खान के पोतों के साथ रिश्तों को खत्म कर देगा और ऐसा ही बनारस का राजा मनसाराम भी करेगा। लिहाजा अगर हमारे 5 आदमी जोधपुर जाते हैं और गुमनामी की जिंदगी बसर करते हुए उनके लिए खतरात उठते हैं तो अजीत सिंह हर सूरत में उन्हें हमारे कहने पर तहफ्फुज फराहम करेगा। हसन अली के खामोश होने पर हुसैन अली ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, भाई मेरे पास एक तजवीज है, अगर आप उसे भी मेरा पागलपन ना कहें तो कहूं। हसन अली मुस्कुरा दिया, कहो तुम क्या कहना चाहते हो, और अगर अच्छी तजवीज हुई तो उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक बात सुन लो। अब तक तो हम जिमनी मामलात पर गुफ्तगू करते रहे हैं, अब निजामुल मुल्क की तरफ आते हैं। निजामुल मुल्क काफी ताकत और कुव्वत पकड़ चुका है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि उसे दिल्ली से दूर रोकना होगा, उसे दिल्ली नहीं पहुंचना होगा। अगर वो दिल्ली पहुंच गया तो फिर यह समझना तेरी मेरी खैर नहीं है। अब उसे दूर रोकने के लिए तुम खुद एक खासा बड़ा लश्कर लेकर दक्कन की तरफ रवाना होगे। पहले सुलह सफाई से काम लेते हुए कोशिश करोगे कि निजामुल मुल्क दिल्ली की तरफ पेशकदमी ना करे, दक्कन में मुकीम होने पर आमादा हो जाए। अगर वो अपनी आमादगी जाहिर कर दे तो उसके नाम दक्कन की हुकूमत का परवाना लिख कर दे देना। इस तरह निजामुल मुल्क के यहाँ ना आने की वजह से हम अपनी मनमानी कार्रवाइयां जारी रख सकते हैं। अगर निजामुल मुल्क यहाँ पहुंच गया तो उसका और हमारा टकराव शुरू हो गया तो याद रखना, निजामुल मुल्क तो निजामुल मुल्क, उसके बेटों में से मीर मन्नू और ये अमीन खान के पोते तो एक तूफान खड़ा कर देंगे। लिहाजा 2-1 रोज तक तुम एक जर्रार लश्कर तैयार करके दक्कन की तरफ रवाना हो जाओ। हसन अली रुका, कुछ सोचा, फिर हुसैन अली की तरफ देखते हुए कहने लगा, हुसैन अली, जो मैंने कहना था वो कह दिया, अब जो तुम तजवीज पेश करना चाहते हो कहो। हुसैन अली हल्की हल्की मुस्कुराहट में बोल उठा, आपने मेरी आधी तदबीर तो खुद ही बयान कर दी है कि मुझे एक लश्कर लेकर दक्कन की तरफ रवाना हो जाना चाहिए, और जो तजवीज मैं पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि जो लश्कर मेरे साथ दक्कन रवाना होगा उसमें मोहम्मद शाह को शामिल रखा जाएगा, इसलिए कि दक्कन जाने वाले लश्कर को जब ये एहसास होगा कि उनके अंदर मुगल शहनशाह बजाते खुद मौजूद है तो उनके हौसले वलवले अपने अरूज पर पहुंच जाएंगे, और मुझे उम्मीद है ऐसी सूरत में हमारी फतह और कामयाबी यकीनी हो जाएगी। पर भाई, इसमें मुझे एक कबाहत भी दिखाई देती है, कहीं मेरे और मोहम्मद शाह के जाने के बाद अमीन खान आपके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई न कर बैठे। जवाब में तंजिया से अंदाज में हसन अली ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, क्या मोहम्मद किस्म की बातें कर रहे हो? अमीन खान के पास कौन सी अस्करी ताकत है जिसे हरकत में लाकर वो मेरे खिलाफ कोई मार्का सर करने की कोशिश करेगा? यहाँ जो थोड़े बहुत भी मुहाफिज होंगे वो मेरी गिरफ्त में होंगे। इसके अलावा जब तक तुम और मोहम्मद शाह इस मुहिम से फातेह की हैसियत से लौट कर नहीं आते, उस वक्त तक मैं अमीन खान से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार रखूंगा। किसी बात में उसकी मुखालफत नहीं करूंगा। जो भी वो फैसला करेगा उसके लिए मेरा जवाब हाँ हुआ करेगा। इस तरह अमीन खान कोई नया मसला खड़ा करने की कोशिश नहीं करेगा। जहां तक मोहम्मद शाह का ताल्लुक है तो मैं अभी तुम्हारे पास से उठकर मोहम्मद शाह की तरफ जाता हूं और उसे इस बात पर आमादा करता हूं कि निजामुल मुल्क का मुकाबला करने के लिए मेरा भाई हुसैन अली एक लश्कर लेकर दक्कन का रुख करना चाहता है, और उस लश्कर में तुम भी शामिल होगे। तुम जानते हो मोहम्मद शाह मेरी बात टाल नहीं सकेगा, टालेगा तो उसकी रूह टल कर रह जाएगी। उसके साथ ही अपनी जगह से उठते हुए हसन अली फैसला कुन अंदाज में कहने लगा,
अब तुम लश्कर की तैयारी के लिए मुस्तकर की तरफ चले जाओ, मैं सीधा कसर का रुख करता हूँ और इस सिलसिले में मोहम्मद शाह से बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ 1-2 रोज तक तुम लश्कर लेकर दक्कन की तरफ रवाना हो जाओ। दोनों भाई वहां से निकलने लगे थे कि उनका एक आदमी भागा भागा आया। उसे इस तरह भागते देखकर दोनों परेशान हो गए थे। जब वो करीब आया तो हसन अली ने डांटने के अंदाज में उसे मुखातिब किया, क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ, कोई जलजला आ गया है या कोई तूफान उठ खड़ा हुआ है? आने वाला अपनी सांस दुरुस्त करके कहने लगा, मैं आप दोनों भाइयों के लिए एक इंतहाई अहम खबर लेकर आया हूँ। शहर के हर दरवाजे पर जो हमारे कुछ मुखबिर हर वक्त काम करते रहते हैं, उनका कहना है कि गुज़िश्ता शब शहर पनाह के फाटक बंद होने से पहले कुछ मुसल्ला आदमी शहर में दाखिल हुए थे। बज़ाहिर वो सौदागरों के भेस में थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सौदागर नहीं कुछ और थे, इसलिए कि जब उन्हें शहर में तलाश किया गया तो उनका कहीं पता न चला, वो कहीं रूपोश हो चुके हैं। उस मौके पर हुसैन अली ने हसन अली की तरफ देखा और कहने लगा, ये क्या नई मुसीबत उठ खड़ी हुई है? हुसैन अली के उस सवाल के जवाब में हसन अली ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, इसमें परेशान और फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? गिनती के चंद आदमी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? जहां तक मेरा अंदाजा है, अगर वो सौदागर नहीं मुसल्ला है तो फिर उन्हें निजामुल मुल्क और मीर मन्नू ने भेजा होगा। ऐसा उन्होंने अमीन खान की हिफाजत और सलामती के लिए किया होगा। ये लोग शहर के अंदर कहीं रूपोश हो गए होंगे, उनसे हमें कोई खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। वो अमीन खान की हिफाजत का फर्ज तो अदा कर सकते हैं, हमारे लिए नुकसान का बाइस नहीं बन सकते। हुसैन अली, तुम जाओ, अपने काम की इब्तिदा करो, मैं कसर की तरफ जाता हूँ। उसके साथ ही दोनों भाई वहां से हट गए थे। कसर के जनान खाने में मेहर परवर के पास रहीमुन्निसा, मोहम्मद शाह और ममलकत का वजीर अमीन खान बैठे किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि कसर का एक ख्वाजा सरा भागा भागा आया और मोहम्मद शाह की तरफ देखते हुए कहने लगा, मालिक, आपसे मुलाकात करने के लिए हसन अली आ रहा है। हसन अली का नाम सुनकर मोहम्मद शाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उस मौके पर अमीन खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, मोहम्मद शाह मेरे बेटे, हसन अली से कसर के दीवान खाने में जाकर मुलाकात कर लो। मैं यहीं अपनी बहन मेहर परवर के पास बैठता हूँ, परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरे पास कुछ मुसल्ला जवान मेरे भतीजे निजामुल मुल्क की तरफ से पहुंच चुके हैं। वो मेरी हवेली में मेरे और मेरे अहले खाना की और कसर में तुम्हारी मेहर परवर रहीमुन्निसा और तुम्हारे लवाहिकीन की हिफाजत का इंतजाम खूब अंजाम देंगे। बिला झिझक दीवान खाने की तरफ जाओ, उससे गुफ्तगू करो, फिर वापस आकर मुझे बताओ कि वो क्या कहता है। मोहम्मद शाह जनान खाने के उस कमरे से बाहर निकला और ख्वाजा सरा को मुखातिब करके कहने लगा, हसन अली को कसर के दीवान खाने की तरफ लाओ, मैं खुद भी उसी तरफ जा रहा हूँ। उसके साथ ही वो ख्वाजा सरा वहां से हट गया था। मोहम्मद शाह कसर के दीवान खाने में जाकर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद दीवान खाने के दरवाजे पर हसन अली नमूदार हुआ। अपनी जगह से उठकर मोहम्मद शाह ने खुशकुन अंदाज में उसका इस्तकबाल किया, उससे पुरजोश मुसाफा किया, अपने सामने बैठने को कहा। हसन अली बैठ गया और साथ ही गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहने लगा, मेरे अजीज, दक्कन के हालात की आपको खबर हो चुकी होगी। इस पर फौरन मोहम्मद शाह उसकी बात काटते हुए कहने लगा, हाँ, मुझे ये खबरें पहुंच चुकी हैं कि निजामुल मुल्क एक खासे बड़े लश्कर के साथ हरकत में आ चुका है। बुरहानपुर, बालापुर और खानदेश पर उसने कब्जा कर लिया है, जबकि ये इलाका आपके छोटे भाई हुसैन अली का है। इस तरह मैं समझता हूँ निजामुल मुल्क ने ज्यादती की है। पता चला है कि वहां तुम लोगों के सालार सफदर अली, आलम अली और खानदेश में तुम लोगों का जो सालार था, सब मौत के घाट उतार दिए गए हैं और वहां तुम दोनों भाइयों के जो बड़े बड़े लश्कर थे, उनकी अक्सरियत को भी तहे तैग कर दिया गया है। अगर आप इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आए हैं तो कहें इसका क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए। जवाब में हसन अली ने उस सारी गुफ्तगू से मोहम्मद शाह को आगाह कर दिया था जो उसके छोटे भाई हुसैन अली से थोड़ी देर पहले हुई थी। सारी तफसील सुनकर मोहम्मद शाह गहरी सोचों में खो गया था। फिर हसन अली को मुखातिब करके कहने लगा, जो लश्कर हुसैन अली लेकर दक्कन का रुख करना चाहता है, क्या उसमें मेरी शमूलियत लाजमी और सूदमंद है? उस मौके पर हसन अली ने घूरने के अंदाज में मोहम्मद शाह की तरफ देखा, फिर कहने लगा, सूदमंद भी है और फायदामंद भी। मोहम्मद शाह, निजामुल मुल्क अब कोई मामूली शय नहीं रहा। वो खुफिया ही खुफिया तौर पर दरियाए नर्मदा के आसपास अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करता रहा और एकदम हरकत में आया और वो इलाके जो एक तरह से मेरे छोटे भाई हुसैन अली की जागीर थे, उन पर वो कब्जा करके बैठ गया है। मोहम्मद शाह शायद हसन अली को तंग करने के लिए उसे मजीद कुरेदने के अंदाज में कहने लगा, लेकिन वहां तो हुसैन अली की अच्छी खासी ताकत और अस्करी कुव्वत थी।
उसको निजामुल मुल्क कैसे जेर करने में कामयाब हो गया। वहां सफदर अली था, जिसके मुतालिक हुसैन अली का ख्याल था कि वो एक नाकाबिले तस्खीर सालार है और उसके पास अच्छा खासा और बड़ा लश्कर भी था। वैसा ही एक लश्कर आलम अली के पास भी था। मजीद ये कि खानदेश में भी हुसैन अली ने खासा बड़ा लश्कर रखा हुआ था। फिर इन 3 बड़े लश्करों के होते हुए निजामुल मुल्क वहां कब्जा करने में कैसे कामयाब हो गया। हसन अली किसी कदर बेबसी का इजहार करते हुए कहने लगा, इसी बिना पर तो हम ये चाहते हैं कि आप इस लश्कर में शामिल हों जो निजामुल मुल्क का मुकाबला करने के लिए जाएगा। इस तरह लश्करियों के हौसले बुलंद होंगे कि उनका बादशाह उनके अंदर है और वो अपनी बेहतरीन कारगुजारी का मुजाहरा करते हुए निजामुल मुल्क का मुकाबला करेंगे। हसन अली रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा कहने लगा, अगर वो लश्कर जो मेरा भाई हुसैन अली निजामुल मुल्क का मुकाबला करने के लिए ले जा रहा है उसे शिकस्त उठाना पड़ी तो ये भी याद रखिएगा, निजामुल मुल्क ऐसे खूनख्वार और जनूनी हाथी की सूरत इख्तियार करेगा जो हर एक को अपने पांव तले रोनता और उसका खात्मा करता चला जाएगा। मोहम्मद शाह ने कुछ सोचा, फिर हसन अली को मुखातिब करके कहने लगा, फिलहाल मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। इस मौजू पर मैं पहले अपनी दादी मेहर परवर से मशवरा करूंगा। ऐसा मैं इसलिए करना चाहता हूं ताकि मेहर परवर को यह एहसास हो कि मैं सल्तनत के हर मामले में उसके मशवरे के बाद ही कोई कदम उठाता हूं। बहरहाल आपकी ये मर्जी है कि मुझे लश्कर में शामिल होना चाहिए, तो आपके सामने तो मेरा फैसला यही है कि मैं लश्कर में शामिल होऊंगा, लेकिन दादी अम्मा से जाकर यही कहूंगा कि मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया, आप क्या कहती हैं। अगर उसने लश्कर में शामिल होने के लिए कह दिया तो मामला साफ हो जाएगा। अगर उसने मना किया तो मैं उसे हालात का रुख दिखलाते हुए इस बात पर आमादा कर लूंगा कि मुझे इस लश्कर में शामिल होना चाहिए जो निजामुल मुल्क का मुकाबला करने के लिए रवाना होगा। इस तरह दादी भी खुश होंगी और आप लोगों की बात भी रह जाएगी। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद शाह रुका, फिर बड़े गौर से बड़े बादशाहगर की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये जो आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान बताया कि आप अपना एक कासिद जोधपुर के राजा अजीत सिंह की तरफ भिजवाना चाहते हैं और उसकी 2 बेटियों के जो रिश्ते अमीन खान के यहाँ हुए हैं उन्हें खत्म करवाना चाहते हैं, तो क्या इससे। बड़े बादशाहगर ने मोहम्मद शाह की बात काट दी, कहने लगा, इससे हालात बिल्कुल अबतर और खराब नहीं होंगे। अमीन खान की हमारे सामने वुक्कत और औकात भी क्या है। अगर निजामुल मुल्क अब तक हमलावर ना हो चुका होता और उसने हुसैन अली के इलाकों पर कब्जा ना कर लिया होता तो अब तक तो हम इस अमीन खान को वजारत के मनसब से किसी अंधे कुएं में फेंक चुके होते। बहरहाल इन रिश्तों के टूटने से कोई अबतरी नहीं फैलेगी। उसके साथ ही बड़ा बादशाहगर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं अब मुस्तकर की तरफ जाता हूं और हुसैन अली को खबर करता हूं कि वो अपने कूच की तैयारियां करे। मोहम्मद शाह उसके लश्कर में शामिल होगा। उसके साथ ही बड़ा बादशाहगर कसर के उस कमरे से निकलकर चला गया था। दीवान खाने से निकलकर मोहम्मद शाह कसर के उस कमरे में दाखिल हुआ जहां अमीन खान, मेहर परवर और रहीमुन्निसा तीनों बैठे हुए थे। जहां से उठकर मोहम्मद शाह गया था उसी नशिस्त पर अमीन खान के पास बैठ गया। उस मौके पर अमीन खान ने मुखातिब करने में पहल की, क्या कहता है। जवाब में बड़े बादशाहगर के साथ जो मोहम्मद शाह की गुफ्तगू हुई थी वो उसने तफसील से कह दी थी। मोहम्मद शाह जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए अमीन खान कहने लगा, मोहम्मद शाह मेरे बेटे, अगर वो आपको लश्कर में शामिल करना चाहते हैं तो हो जाएं, इनकार की सूरत में हालात खराब हो सकते हैं। मैं आज ही एक तेज रफ्तार कासिद निजामुल मुल्क की तरफ भिजवाता हूं और उसे तफसील से कहता हूं कि हुसैन अली एक लश्कर लेकर उसका मुकाबला करने के लिए आ रहा है। इसमें मोहम्मद शाह भी होगा, लिहाजा वो जंग के दौरान अपने खसूसी दस्तों के जरिए मोहम्मद शाह की हिफाजत का इंतजाम करे। अमीन खान के उन अल्फाज पर मोहम्मद शाह खुश हो गया था, फिर किसी कदर संजीदगी में कहने लगा, मेरे बाद हालात पर निगाह रखिएगा, बड़ा बादशाहगर यही होगा, ये सल्तनत के अंदर कोई तब्दीली ना पैदा कर दे, मुझे निजामुल मुल्क की तरफ भेजकर मेरी जगह किसी और को ही तख्त पर ना बिठा दे। बूढ़े अमीन खान की छाती तन गई, कहने लगा, मोहम्मद शाह, तुम्हारी हैसियत मेरे यहाँ बेटे की सी है, तुम लोगों के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। अगर तुम्हारे आने तक मैं जिंदा रहा तो तुम्हारे अलावा किसी और को तख्ते ताउस का मालिक ना बनने दूंगा। वापिस आकर तुम ही हिंदुस्तान के शहंशाह और तख्तो ताज के मालिक होगे, ये मैं तुम्हें जमानत देता हूं। अमीन खान की तरफ से मुतमईन होने के बाद मोहम्मद शाह फिर कहने लगा, अब दूसरे मौजू का क्या होगा। कौन सा दूसरा मौजू, हैरत से उसकी तरफ देखते हुए अमीन खान ने पूछ लिया था। ये जो बादशाहगर जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहकर आपके सामने तय होने वाले 2 रिश्तों को मुनक़ते करना चाहते हैं, तो यहां तक कहते कहते मोहम्मद शाह को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अमीन खान बोल उठा, मोहम्मद शाह मेरे बेटे, अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि ये रिश्ते मुनक़ते नहीं होंगे, अगर हो भी गए तो कोई बात नहीं,
मेरे पोतों के लिए बड़े बड़े रिश्ते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन ये रिश्ते मुनक़ते हुए उसी रोज मैं अपने पोतों के कहीं और रिश्ते कर दूंगा। मैं कुछ ऐसा गया गुजरा भी नहीं हूं। फिर अमीन खान उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अब आप लोग आराम करें, मैं अब जाता हूं। अमीन खान जब खड़ा हो गया तब दुख भरे अंदाज में मेहर परवर उसे मुखातिब करके कहने लगी, अमीन खान मेरे भाई, ये बादशाहगर इस कदर अपनी हदूद को फलांग कर दूर जा चुके हैं कि लोगों के रिश्ते भी अपनी मर्जी से कराने लगे हैं। अमीन खान, तुम वजीर हो, मैं आज तुमसे इल्तिमास करती हूं कि इन बादशाहगरों का कोई ऐसा बंदोबस्त करो कि ये जो खूनखारी और कत्लो गारतगरी का खेल खेल रहे हैं इससे लोगों की जान छूट जाए। अमीन खान मुस्कुराया और कहने लगा, मेहर परवर मेरी बहन, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब इन बादशाहगरों के दनाने के दिन थोड़े ही रह गए हैं। उसके साथ ही अमीन खान मेहर परवर को सलाम करता हुआ कसर से निकलकर चल दिया था। बिशन देवी और उसकी दोनों बेटियां गोहर आरा और राजकुमारी पार्वती अपनी हवेली के दीवान खाने में बैठी बातें कर रही थी कि अचानक गोहर आरा की तरफ देखते हुए बिशन देवी कहने लगी, बेटी शाम होने वाली है, मेरे ख्याल में दोनों बहनें उठो और खाना पकाने का कोई एहतमाम करो। अपनी मां के कहने पर दोनों बहनें उठ खड़ी हुई। उसी लम्हे हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बिशन देवी ने गोहर आरा की तरफ देखा और कहने लगी, बेटी देखो दरवाजे पर दस्तक हुई है, इस वक्त कौन दस्तक दे सकता है। इस पर बड़ी शोख अदा में गोहर आरा की तरफ देखते हुए पार्वती कहने लगी, दस्तक देने वाले यकीनन भाई इबादुद्दीन होंगे। मेरे ख्याल में दीदी का पता करने आए होंगे कि इनका मिजाज कैसा है। अब तो वो इन्हें देखने को तरस गए होंगे। पार्वती के उन अल्फाज पर बिशन देवी हंसती थी। गोहर आरा ने भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर जवाबन कहने लगी, पार्वती मेरी बहन, इबादुद्दीन नहीं है, दस्तक देने वाला यकीनन शहाबुद्दीन है, जो यकीनन तुमसे ये पूछने आया होगा कि क्या उसकी जिंदगी का साथी बनने के लिए तुमने अपने दिल से फैसला किया है। पार्वती भी मुस्कुरा दी और कहने लगी, जी नहीं, ये फैसला तो बहुत पहले का हो चुका है कि मैं उन्हें दिल से कबूल कर चुकी हूं और दस्तक देने वाले वो नहीं हो सकते, इसलिए कि वो तो दक्कन की तरफ गए हैं। दस्तक देने वाले यकीनन भाई इबादुद्दीन ही होंगे। गोहर आरा मुस्कुराती हुई हवेली के सदर दरवाजे की तरफ होली। पार्वती भी उसके पीछे पीछे होली थी। दरवाजे के करीब जाकर धीमी सी आवाज में गोहर आरा ने पूछा, कौन? दरवाजा खोलो बेटी, मैं अमीन खान हूं, बाहर से आवाज आई थी। अमीन खान का नाम सुनकर गोहर आरा और पार्वती देवी दोनों खुश हो गई थी। गोहर आरा ने लपक कर दरवाजा खोल दिया था। इतनी देर तक बिशन देवी भी दीवान खाने से निकलकर सहन में आन खड़ी हुई थी। अमीन खान अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा बंद करके गोहर आरा बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगी। फिर किसी कदर परेशानी और तजस्सुस मिली आवाज में कहने लगी, दादा, आपका चेहरा बताता है कि आप किसी संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि कोई अच्छी खबर ही हमें सुनाइएगा। अमीन खान जब आगे बढ़ा तो बिशन देवी ने भी उसे सलाम किया। बिशन देवी को मुखातिब करके वो कहने लगा, तुम तीनों माँ बेटियां जरा दीवान खाने की तरफ आओ। अमीन खान दीवान खाने में दाखिल हुआ। वो तीनों भी दीवान खाने में उसके सामने बैठ गईं। उसके बाद अमीन खान ने बड़े बादशाहगर की वो गुफ्तगू जो उसने मोहम्मद शाह से की थी तफसील से कह दी। अमीन खान जब खामोश हुआ तब इंतहाई गुस्से और इंतहाई बेजारी से राजकुमारी पार्वती देवी बोल उठी, दादा, ये बादशाहगर कौन होते हैं हमारे रिश्ते जोड़ने और तोड़ने वाले? शहाबुद्दीन के साथ मेरा, इबादुद्दीन के साथ मेरी दीदी गोहर आरा का रिश्ता तय हो चुका है। इन दो रिश्तों को बादशाहगर तो एक तरफ, अगर हमारा बाप भी तोड़ना चाहे तो उससे भी ना टूट पाएंगे। दादा, मेरी बातों पर अगर आपको एतबार ना हो तो गोहर आरा भी आपके पास बैठी हुई है, माता भी आपके सामने है, दोनों से पूछ लें। राजकुमारी के उन अल्फाज से अमीन खान खुश हो गया था। फिर वो सवालिया से अंदाज में बारी बारी गोहर आरा और बिशन देवी की तरफ देखने लगा। उस मौके पर गुफ्तगू का आगाज पहले बिशन देवी ने किया। अमीन खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मोहतरम अमीन खान, आप मेरे बाप की जगह हैं, ये रिश्ते तय हो चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि रिश्ते तोड़ने वाले टूट सकते हैं पर ये रिश्ते नहीं टूट सकते। तोड़ने वालों में अगर मेरा शोहर अजीत सिंह भी हुआ तो उसे भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। वैसे भी हम तीनों माँ बेटियों ने फैसला किया है कि हम अब जोधपुर नहीं जाएंगे, इसलिए कि अजीत सिंह के फैसले हमेशा मुतलव्विन मिजाजी पर होते हैं। वो आंखें बंद करके फैसला कर लेता है और जब कभी कोई गलत फैसला करता है तो पछताता भी है। इस बिना पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हालात इधर के उधर हो जाए, मेरा पति अजीत सिंह कैसा भी बरहम हो, कैसा भी आपका मुखालिफ हो जाए, राजकुमारी पार्वती शहाबुद्दीन के लिए, गोहर आरा इबादुद्दीन के लिए रहेगी। ये हम तीनों माँ बेटियों का आखिरी फैसला है। मोहतरम अमीन खान, पार्वती आपके सामने अपने जज्बात का इजहार कर चुकी है।
गौहर आरा से आप पूछ सकते हैं। उस मौके पर गौहर आरा मुस्कुराई, अमीन खान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, दादा इस मौके पर मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माता और पार्वती ने जो कुछ कहा है तो यूं समझ लें ये मेरे दिल की बात है। गौहर आरा रुकी, फिर अंदेशों भरी आवाज में कहने लगी, वैसे हम कोशिश करेंगी कि हमारी शादियों में हमारा बाप भी शिरकत करे। मेरी शादी तो एक बार हो चुकी है, लेकिन पार्वती की शादी वो यकीनन धूमधाम से करना चाहेगा। दादा ये जो लश्कर मोहतरम निजामुल मुल्क का मुकाबला करने के लिए हुसैन अली ले जा रहा है, उसमें मोहम्मद शाह भी शामिल होगा, तो लश्कर की रवानगी के बाद ये बड़ा बादशाहगर कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, इसलिए कि उस लश्कर में आपके भी काफी हिमायती और तरफदार हैं, तो उन्हीं की वजह से ये बादशाहगर खुलकर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। गौहर आरा जब खामोश हुई तो अमीन खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी बच्चियों तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 दिन पहले मेरे भतीजे निजामुल मुल्क की तरफ से मुसल्ला जवान दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो आजकल बड़े खुफिया अंदाज में कसर के अलावा हमारी और तुम लोगों की हवेलियों की हिफाजत का भी काम सरअंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले में मेरी बच्चियों तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। लश्कर जाता है तो जाए, लश्कर के जाने के बाद अगर इस बड़े बादशाहगर ने परपुर्जे निकालने शुरू किए तो इसकी ऐसी तैसी करके रख देंगे। अमीन खान जब खामोश हुआ तो बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए पार्वती उठ खड़ी हुई, फिर कहने लगी, दादा आप जाएंगे नहीं, यहीं बैठे, मैं खाना तैयार करती हूँ, फिर सब खाना खाते हैं। पार्वती वहां से निकलने लगी थी कि अमीन खान ने उसे आवाज देकर बुलाया। पार्वती पलटी, जिस नशिश से वो उठी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए अमीन खान कहने लगा, मेरी बच्ची पहले इस नशिस्त पर बैठो, फिर मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वो सुनो। पार्वती चुपचाप बैठ गई। अमीन खान बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, पार्वती मेरी बेटी, तुम्हें खाना तैयार करने की जहमत उठाने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम तीनों माँ बेटी उठो, मेरे साथ चलो, वहां बैठकर सबके साथ बातें भी करेंगे और खाना भी सब वहीं खाएंगे। अमीन खान की उस पेशकश पर बिशन देवी, गौहर आरा और पार्वती तीनों खुश हो गई थी। फिर चारों हवेली से निकले। हवेली को बाहर से कुफल लगाया, फिर अमीन खान के साथ वो तीनों उसकी हवेली की तरफ हो ली थी। हुसैन अली लश्कर लेकर बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से दक्कन की तरफ बढ़ा। मोहम्मद शाह बजाते खुद लश्करियों का हौसला बढ़ाने की खातिर जोशो खरोश का इजहार कर रहा था, लेकिन मोहम्मद शाह ये सब कुछ दिखावे के लिए कर रहा था। दूसरी तरफ अमीन खान भी यूं ही बेकार नहीं बैठा हुआ था। जो लश्कर लेकर हुसैन अली दक्कन की तरफ रवाना हुआ था उसमें अक्सरियत मुगलों की थी। वो सब के सब मोहम्मद अमीन खान के हामी थे, बादशाहगरों से मुकम्मल तौर पर नाला थे। हुसैन अली ने रास्ते में अपने लश्कर के साथ एक जगह कयाम किया। उस कयाम के दौरान लश्कर में शहाबुद्दीन और कावर्द खान का मामू हैदर बेग अपने कुछ साथियों के साथ दाखिल हुआ और हुसैन अली के मुहाफिज दस्तों के सालार को उसने इत्तला दी कि वो मुगल लश्करी हैं और तनख्वाहों के सिलसिले में एक नालिश हुसैन अली को पेश करना चाहते हैं। मुहाफिज दस्तों के सालार ने उन्हें इजाजत दे दी और उन्हें लेकर हुसैन अली के खेमे की तरफ चला गया और उन्हें खेमे में भेज दिया। खेमे में उस वक्त हुसैन अली और उसका एक भतीजा थे। हैदर बेग अपने कुछ साथियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। इतनी देर तक हुसैन अली के कुछ और हिमायती भी खेमे में आ गए थे। हुसैन अली के सामने आते ही हैदर बेग ने आओ देखा ना ताओ खंजर निकाला और हुसैन अली को घोंप दिया। हुसैन अली गिर गया। उस मौके पर हुसैन अली का भतीजा हरकत में आया, हैदर बेग पर हमलावर हुआ और उसकी गर्दन काट दी। जवाब में खेमे के अंदर जो हैदर अली के साथी थे उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की। हुसैन अली के भतीजे के अलावा खेमे के अंदर जिस कदर हुसैन अली के हिमायती घुस आए थे सबको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। कुछ मौर्रखीन ये भी लिखते हैं कि खुद मोहम्मद अमीन खान बड़ी बर्क रफ्तारी से पीछे पीछे सफर करता हुआ वहां पहुंच गया था और हुसैन अली को उसकी मौजूदगी में कत्ल किया गया था। अब क्योंकि लश्कर में बादशाहगरों के खिलाफ साजिश हो चुकी थी, सारे लश्करी अमीन खान के साथ मिल चुके थे, लिहाजा हुसैन अली के कटे हुए सर को पहले मोहम्मद शाह के खेमे में पेश किया गया। उसके बाद कटे हुए सर को बांस पर नस्ब करके लश्कर के अंदर फिराया था। हुसैन अली के कत्ल की खबर जब दिल्ली में हसन अली को पहुंची तो उसने दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में जो उनके हिमायती थे उन्हें फिलफौर जमा कर लिया और दिल्ली में उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया। वो अपने भाई हुसैन अली के कत्ल का बदला लेने पर तुला हुआ था। अब हिंदुस्तान में 3 बड़ी ताकतें हो गई थी। पहली कुव्वत निजामुल मुल्क, जिसने अभी दरियाए नर्मदा के आसपास ही अपने लश्कर के साथ कयाम किया हुआ था। उसे अभी खबर ना हुई थी कि हैदर बेग ने हुसैन अली का खात्मा कर दिया है, इसलिए कि हैदर बेग उसे बताए बगैर शुमाल की तरफ आया था। दूसरी कुव्वत अब खुद मोहम्मद शाह और अमीन खान की थी, इसलिए कि हुसैन अली के मारे जाने के बाद सारा लश्कर दोनों के साथ हो गया था।
और तीसरी कुव्वत बड़े बादशाहगर हसन अली के पास दिल्ली में जमा हो चुकी थी। कुछ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि छोटे बादशाहगर हुसैन अली का कत्ल मोहम्मद अमीन खान के इशारे पर हुआ था, जिसे तारीख के औराक में एतमादुद्दौला भी कहा गया। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि वो निजामुल मुल्क के दादा ख्वाजा आबिद का भतीजा और बड़ा बारसूख अमीर था। कुछ मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि उस कत्ल में सिर्फ मोहम्मद अमीन खान ही शामिल न था, बल्कि औद के हुक्मरान खानदान का बानी सादत खान भी शामिल था, जिसका असल नाम तो मोहम्मद अमीन खान निशापुरी था, लेकिन तारीख में सादत खान और बुरहानुल मुल्क के नाम से याद किया गया है। हैदर बेग की मौत ने दिल्ली में उसके अजीजों अकारिब में भी शोक का समा बर्पा कर दिया था। मोहम्मद शाह ने अपने लश्कर के साथ चंद रोज तक वहीं कायम किया रखा जहां छोटे बादशाहगर हुसैन अली का खात्मा किया गया था। इस दौरान निजामुल मुल्क के पास भी हैदर बेग के मारे जाने की खबर पहुंच गई थी। अपने मामू की मौत का सुनकर शहाबुद्दीन और कावर्द खान दोनों उस लश्कर में आज शामिल हुए थे जो उस वक्त मोहम्मद शाह के पास था। मोहम्मद शाह जानता था कि अपने भाई हुसैन अली की मौत का सुनकर बड़ा बादशाहगर हसन अली उसका मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लेगा। इस बिना पर चंद रोज तक वहां कयाम करके वो अपने सालारों से मशवरा करता रहा। आखिर उसने हसन अली से टकराने के लिए दिल्ली का रुख किया। उसकी गैर मौजूदगी में हसन अली ने भी एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया था। एक शख्स खानी खान उन दिनों दिल्ली में मौजूद था और सरकारी दफ्तरों में उसकी आमदोरफ्त थी। उसका बयान है कि मोहम्मद शाह के दिल्ली पहुंचने से पहले पहले बड़े बादशाहगर हसन अली ने 90,000 सवारों पर मुश्तमिल एक जर्रार लश्कर तैयार कर लिया था। गो हालात हुसैन अली के कत्ल के बाद हसन अली के लिए बड़े यास अंगेज थे, लेकिन उसने हिम्मत न हारी, इसलिए कि उसे बादशाहगरी की लत पड़ गई थी और ये लत आसानी से जाने वाली न थी। हारे हुए जवारी की तरह जानो माल की आखिरी बाजी लगाने की ठान ली। बादशाहत पर कब्जा करने के लिए उसने न सिर्फ 90,000 सवारों पर मुश्तमिल लश्कर तैयार कर लिया, बल्कि साबिक शहनशाह बहादुर शाह का एक पोता उसने तलाश कर लिया। नाम उसका ज़हीरुद्दीन इब्राहिम था और हसन अली ने ज़हीरुद्दीन इब्राहिम को उस खतरनाक चौसर की जद बनने पर आमादा कर लिया। हसन अली ने धौंस धमकी से काम लेते हुए उसे लिबास शाही पहनाकर सुल्तान इब्राहिम के नाम से दिल्ली के तख्ते ताउस पर बिठा दिया। खजानों के मुंह खोल दिए, सरमाया पानी की तरह बहाया। जो लोग नाराज थे उन्हें दौलत की चमक दिखाकर अपने साथ मिला लिया। फिर जो लश्कर उसने तैयार किया था उसे लेकर मोहम्मद शाह की तरफ रवाना हुआ। अब मोहम्मद शाह के लश्कर में उस वक्त बड़े आजमूदा कार और तजर्बा रखने वाले सालार थे। दिल्ली और मथुरा के दरमियान हसनपुर के करीब दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हुए। दोनों लश्करों में सख्त जंग हुई। जो लश्कर उस वक्त मोहम्मद शाह के पास था उसकी तादाद हसन अली के लश्कर से कहीं कम थी और उसे उम्मीद थी कि वो मोहम्मद शाह को शिकस्त देकर उसकी गर्दन काटने में कामयाब हो जाएगा और फिर सुल्तान इब्राहिम को अपने हाथों का खिलौना बनाकर पहले की तरह बादशाहगरी करता रहेगा। लेकिन मोहम्मद शाह बेशक जंग का तजर्बा नहीं रखता था, लेकिन उसके लश्कर में जो सालार थे वो इंतहा दर्जे के तरबियत याफ्ता और मुगल थे। वो हर सूरत में मुगल शहनशाह मोहम्मद शाह का दिफा करना चाहते थे और हर सूरत में हुसैन अली के बाद हसन अली की भी गर्दन काटना चाहते थे। आखिर दोनों लश्करों में घमसान की जंग हुई। अददी फोकियत रखने के बावजूद हसन अली को बदतरीन शिकस्त हुई। उसके लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत से सालारों को गिरफ्तार किया गया जो ज्यादातर खस्ता और जख्मदार थे। गिरफ्तार होने वालों में खुद बादशाहगर हसन अली और नया बादशाह सुल्तान इब्राहिम भी था। दोनों को मोहम्मद शाह के सामने पेश किया गया। मोहम्मद शाह ने इब्राहिम को, जिसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन इब्राहिम था, माफ कर दिया, इसलिए कि वो जानता था बड़े बादशाहगर ने धौंस धमकी देकर उसे तख्ते ताउस पर बिठा दिया था और बड़े बादशाहगर हसन अली को गिरफ्तार कर लिया गया था। पहले उसे जिंदान में भेजा गया, फिर वहां जहर देकर उसका खात्मा कर दिया गया। इस तरह बादशाहगरी के साथ साथ उसकी कैद और जिल्लत की जिंदगी का भी दौर खत्म हुआ। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इन बादशाहगरों ने फकत रुसवाई कमाई और बिलाशुबा सल्तनत मुगलिया को नुकसान पहुंचाया। गुज़िश्ता 9 साल तक बादशाह को दबाए और अपना इक्तदार बचाने की जिद्दोजहद करते रहे। कुंबा बिरादरी के लोगों को खूब बढ़ाया चढ़ाया, मगर हुकूमत संभालना इन्हें ना आता था। इस तमाम मुद्दत में रियाया की हिफाजत के लिए इन्होंने कोई कारहाय नुमाया सरंजाम ना दिया। अपने आखिरी दौर में ये बादशाहगर बड़े बदनाम हुए। लोग इन्हें नापसंद करने लगे थे। दिल्ली के आवाम की यह हालत थी कि वो इन कातिलों को एलानिया गालियां देते और इनकी सवारियों पर पत्थराव करते थे। खुद इन्हें और इनके अजीजों अकारिब का शहर में अकेले निकलना मखदूश हो गया था। बादशाहगरों से लोगों की नफरत का यह आलम हो गया था कि बड़ा बादशाहगर हसन अली मस्जिद फतेहपुरी के सामने जिस महल में रहता था, लोग तकरीबन 200 बरस तक उस हवेली को
नमक हराम वजीर की हवेली कहकर पुकारते रहे। बादशाहगरों के खात्मे के बाद अब मोहम्मद शाह मुतलकुल इनान और एक आजाद बादशाह की हैसियत से बादशाहत करने लगा था। उसने फर्रुख सियर की बेटी से शादी कर ली थी, लिहाजा अब वो कसर में सुकून के साथ इज़्दिवाजी जिंदगी बसर करने लगा था। ताहम हर मामले में अपनी दादी मेहर परवर से मशवरा लेता था, लेकिन हालात की बदकिस्मती के बादशाहगरों के खात्मे के चंद ही रोज बाद मोहम्मद अमीन खान भी अपनी तबई मौत मर गया और उसकी जगह आर्जी तौर पर इनायतुल्लाह खान काश्मीरी को वजारत के मनसब पर मुकर्रर कर दिया गया। बादशाहगरों के खात्मे के बाद जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी परपुर से निकालना शुरू कर दिए थे। माजी में वो बादशाहगरों की हाँ में हाँ मिलाता रहा था, उनका साथ देता रहा था, लिहाजा उन दोनों के मारे जाने के बाद अजीत सिंह ने मोहम्मद शाह की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अपनी खुद मुख्तार रियासत के कयाम का ऐलान कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद शाह ने उसकी माजूली के अहकामात जारी कर दिए, क्योंकि उसके जुल्मो सितम से मकामी लोग बेहद तंग और नाला हो चुके थे। अब अजीत सिंह इंतकाम पर उतर आया था। उसने मोहम्मद शाह को नुकसान पहुंचाने के लिए अजमेर पर हमला कर दिया। वहां जो छोटा सा मुगलों का लश्कर था वो मुकाबला ना कर सका और अजीत सिंह अजमेर पर काबिज हो गया। अजमेर में उसने कुछ मसाजिद को मुनहदिम कर दिया। बड़ी सख्ती के साथ उसने गाय की कुर्बानी की मुमानत कर दी। साथ ही मुसलमानों के लिए उसने इंतहाई सख्ती के साथ ये हुक्म भी जारी कर दिया कि मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते।